नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे चारों मेहमान पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार इलेक्शन इस वक्त आप समझिए अपने बिल्कुल चरम पर चल रहा है और पहले फेज के नॉमिनेशन का वक्त खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी हैं, आज और कल का दिन। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितनी पार्टियां हैं उनके बीच में सिर्फ लठ ही नहीं चल रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है। कहीं कहीं तो वो भी चल गए हैं जी। महागठबंधन कल काफी बातें हम 2 रोज से कर रहे थे एनडीए में क्या हो रहा है, क्योंकि एनडीए की छोटी पार्टियां बड़ी नाराज थी कि चिराग पासवान को इतनी टिकटें क्यों मिल गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। मांझी जी ने कहा था नीतीश जी की नाराजगी जायज है, हम भी चिराग की सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं और अब सब शांत वहां पर हो गया है। जितना ड्रामा वहां होके खत्म हुआ उतना महागठबंधन में शुरू हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन में आज नॉमिनेशन के 48 घंटे पहले भी खत्म होने के वक्त में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। आप सोचें, यही नहीं मालूम कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर टिकट चुनाव लड़ेगी, कौन सी सीट तो छोड़िए। अब कल देर रात को बिहार कांग्रेस के नेता यहां दिल्ली से गए पटना और तेजस्वी यादव से मिले और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है। नॉमिनेशन कब भरेंगे, पर्चा कब भरेंगे उम्मीदवार अपने, उसके पहले ही लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। आरजेडी ने 45 लोगों को डिक्लेयर कर दिया है, सिंबल दे दिया। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम खुद भी चुनाव लड़ेंगे कुटुंबा से। इसी तरह शशि शेखर सिंह को वजीरगंज से, कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया को नालंदा सीट से टिकट दिया गया है। बरबीघा सीट से कांग्रेस ने त्रिशूलधारी सिंह को उतारा है। प्रतिमा दास को राजापाकुड़ सीट से टिकट दिया गया है। विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर सीट से सिंबल मिला है कांग्रेस का। विक्रम सीट से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है और कांग्रेस का दावा है कि आज शाम तक सारी सीटों पर सारे नाम बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ऐसा हो जाए। लेकिन जो छोटी पार्टियां एनडीए में परेशान थीं या बड़ी पार्टियों को परेशान कर रही थीं, ऐसा ही महागठबंधन में हो रहा है और इसके चैंपियन बन के निकले मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के चीफ। मुकेश सहनी सीटों को लेकर आज एक बड़ा ऐलान करने वाले थे। ड्रामा सुनिए क्या हुआ, ये अब से थोड़ी देर पहले की घटना है। खबर आई कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है, मतलब सब ठीक हो गया। फिर खबर आई कि अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई साथ में नहीं होगा। तो पता चला कि इसमें कोई झंझट है। अब पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता को शाम 4 बजे तक के लिए टाल दिया। अब इसमें इस बीच में हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि वो नाराज थे, नाराजगी कांग्रेस से थी और वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा ऐलान कर देते। लेकिन उसके बीच में उनसे शायद राहुल गांधी की बात कराएगी, क्योंकि ये सोर्सेज से खबर है तो मैं शायद लगा रहा हूं। चर्चा यही है कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई सीधे, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली। मुकेश सहनी के खाते में जा रही हैं 22 सीटें, जैसा अभी पता चल रहा है और वो चाह रहे थे कि उनको 30 सीटें जो हैं वो मिल जाएं। हालांकि मुकेश सहनी पहले जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उससे पहले ही उनको शायद मना लिया गया है। अब इसमें जो बंटवारा है सीटों का वो मैं आपको बता देता हूं। माना जा रहा है कि 8 सीट उनके लिए कांग्रेस को छोड़नी थी, क्योंकि ये पिछली बार महागठबंधन में थे नहीं, ये तो इधर एनडीए में थे। तो 8 सीट अब कांग्रेस जो लड़ी वो इनको देती, 10 सीट इनको देनी थी तेजस्वी यादव को। इसके अलावा 4 सीट ऐसी तेजस्वी यादव को इनको देनी थी जिस पर अपने उम्मीदवार तेजस्वी देते, सिंबल इनका होता, उम्मीदवार होते तेजस्वी यादव के। ये ब्रॉडली पता चल रहा था। अब यह भी पता चला है कि इसमें तेजस्वी यादव ने तो अपना वादा निभाया। कांग्रेस पार्टी ये क्लियर ही नहीं कर रही थी कि हमारी वो 8 सीटें जो इनको दी जानी है वो कौन सी सीटें, और इस बात से ये नाराज थे। हर पार्टी ने बयाना पकड़ा होता है पहले से, मोटा मोटा मालूम होता है कि ये सीट हमने डिमांड की है, उस पर वो पहले उम्मीदवार, वो वैसे ही बयाना नहीं होता है, वो मैंने उसी सेंस में कहा, तो बयाना लिया हुआ होता है, तो वो भी सही है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उनको ये बेचैनी थी कि भाई कब आप फाइनल करेंगे, मैं कौन सी सीट में अपने उम्मीदवार को दूं। अब इसके बारे में जो बताया जा रहा है महागठबंधन के बड़े नेताओं की तरफ से, वो आप सुन लीजिए। लोग पूछ रहे हैं भाई आप लोगों का जो गठबंधन है, महागठबंधन तय ही नहीं हो पा रहा, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उसकी लिस्ट का इंतजार लोग कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आज सब कुछ हो जाएगा। लगभग सारी बातों पर समझौता हो चुका है। अलग अलग खबरें आ रही है 50, 60 या कम, किस तरह से कुछ अगर बता पाए कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है? नहीं, वो तो तय हो ही गया है, नंबर्स भी तय हो गया, सीट भी तय हो गया। जिसको मैंने कहा कि सिर्फ 2-3 सीटों पर कुछ विवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं और वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जो मेरी जानकारी है। अच्छा सर, जो मुकेश सहनी है
उनकी तरफ से अब नाराज़गी की खबर आ रही है। वो तो आप लोगों के साथ ही खूब घूम रहे थे। अब यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी नाराज़गी की खबर है कि भाई वो नाराज़ है सीटों के मामले को लेकर। अब देखिए, कोशिश तो हम लोगों ने सब किया है सबको एकोमोडेट करने का। अब चूँकि कुछ पार्टियां नई हैं और उनका हो सकता है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, लेकिन सीट तो लिमिटेड है, उसी में सबको बांटना है, सभी को देखना है। तो कोशिश हम लोग अभी तो भी यही कर रहे हैं कि सबको एकोमोडेट किया जाए। तो जो बात अभी तारिक अनवर कह रहे थे, बात तो सही है कि भाई छोटी पार्टी डिमांड ज्यादा करती है, लेकिन आप बड़ी पार्टी के हिस्से से ही सीट जाएगी उसके पास, और अगर वो आप एन वक्त तक नहीं बताएंगे तो नाराजगी उस बात की है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही जो हो रहा है वो कम नहीं है। बिहार में इलेक्शन को लेकर के सारे दल ये कहते हैं मीडिया के सामने कि हम एकजुट हैं, ये दावा सब लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदर का झगड़ा और कलह कैसे खुलकर सामने आई आप ये देखिए। कल से एक तस्वीर बहुत चल रही है, आपने भी देखी होगी। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पहुंचे, जिनमें इनके प्रभारी वगैरह सब कुछ है। ये एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, अभी गाड़ी से भी नहीं उतरे, और वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो भी इसके अंदर शामिल थे। इनका विरोध हो गया वहां पर, और विरोध ऐसा हुआ कि कुछ इनके साथ के जो लोग थे, वो जो वहां विरोध करने लोग आए थे, उनसे पिट गए, मारपीट हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने किसी तरीके से बताया जा रहा है वहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के और बाकी नेताओं को वहां से निकाला। इसको टिकट नहीं मिला होगा, वो वहां झगड़ा करने पहुंचा हुआ था। राजेश राम और शकील अहमद के खिलाफ चोर चोर के नारे लगने लगे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लीडर्स पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, और झगड़ा है विक्रम सीट को लेकर के, जहां से अशोक गगन के समर्थकों ने ये हंगामा किया था। इनको टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने विक्रम से पूर्व विधायक अनिल शर्मा को टिकट दिया, और इसको लेकर यह विरोध हो रहा था। इसी दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं को रिसीव करने के लिए पहुंचे कार्यकर्ता हंगामा करने वालों से भिड़ गए, और फिर यह मारपीट का दृश्य सामने आया। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है ऑल इज वेल, जिसको चुनाव लड़ना है उसको बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका इलाज हो गया है। महागठबंधन में ऑल इज वेरी वेल है। कहां दिख रहा है? चारों तरफ दिख रहा है, सब लोग नामांकन कर रहे हैं। सीटों की घोषणा भाई वहाँ देखिए, सीटों की घोषणा तो आपसी अंडरस्टैंडिंग जो हमारा है वो हो चुका है। इसके बाद घोषणा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता दिल्ली में थे, फिर शाम में रात में आए, देर रात बैठक हुई है। सब ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, और महागठबंधन के 243 सीटों पर उम्मीदवार होंगे। डॉक्टर से गए थे इलाज कराने, इलाज भी नहीं। अरे जब उन्होंने कहा था तो डॉक्टर ने इलाज हो गया। जब गठबंधन की राजनीति में ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये भी कह रहे हैं डॉक्टर से सबका इलाज हो गया। सबका डॉक्टर एक ही है क्या? सबके डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, ये भी सीट है, सब इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, एनडीए वाले भी और महागठबंधन वाले भी। ये अगर ये ऑल इज वेल है तो जब वेल नहीं होगा तो क्या होगा? अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। एकेडमिक लाइफ में है, इसको हाई कमांड कल्चर कहते हैं। रजनी कोठारी ने बहुत पहले एक किताब लिखी थी इस पर, और ये कांग्रेस पार्टी ने ही इस हाई कमांड कल्चर को लाया। अब वो भारतीय जनता पार्टी में करीब सभी पार्टियों में है, जहाँ पर आप एक जगह सेंट्रलाइज्ड नीति निर्णय होते हैं, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो किसी अन्य का जगह का चुनाव हो, रिकमेंडेशन आएगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो हाईकमांड के बगैर नहीं हो सकता है। तो उसी को डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर का इलाज तो दिल्ली में। वैसे इस पे बहुत कुछ अनयूजुअल नहीं है, ये होता है। अब जिसको जहां मिल गया बड़ा नेता वहां वो अपना नाराजगी जताता है। कार्यकर्ता जो है वो क्या है सर, केतली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो कार्यकर्ता ज्यादा उछलते हैं, तो ये है तो वही सब। लेकिन ये अनयूजुअल ये है कि आप आज तक, कल आखिरी दिन नॉमिनेशन की, आज तक आप यही नहीं बता पा रहे कि किस पार्टी को हमने कितनी सीट दी महागठबंधन। सर कल पहली बार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कल वो बहुत रोए रात को, और बहुत परेशान थे। वो बोले कि जब मैं दलित अध्यक्ष बना तो बड़ा खुश था कि इस बार मैं बहुत अच्छे से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्टी के कार्यकर्ता उनको टिकट दूंगा। बोले जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, तेजस्वी यादव कहते मैं राहुल से बात कर लूंगा, मुकेश सहनी कहते मैं दिल्ली बात कर लूंगा, कार्यकर्ता मुझसे टिकट मांगते हैं, माल कोई खाता है, मार मैं खाता हूँ। तो वो इसलिए परेशान है कि भाई कोई माल लेके जा रहा है और मार मेरे पल्ले पड़ रही है। तो वो कल से बहुत दुखी थे। कांग्रेस के अंदर यह स्थिति आज की तारीख में कि राजेश राम को बस ये कंफर्म था कि उनको टिकट मिल गया, वो इस बात से संतुष्ट है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वो मेरा टिकट कंफर्म है। बाकी किसी का टिकट कंफर्म नहीं है। सिंबल कौन बांट रहा है? तारिक अनवर खुद अलग कह रहे हैं कि इसको सिंबल दे दो,
राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष तो वो कोशिश कर रहे कि सिंबल बांट दूं, तमाम भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली से फोन करके सिंबल बंटवा रहे हैं। पार्टी की एक सूची तक नहीं निकल रही है। कल 24 घंटे बाद नॉमिनेशन खत्म हो रहा है 17 तारीख को पहले फेज का, और आप ये देखिए कि इनकी ये स्थिति है कि एक उम्मीदवार की सूची जारी नहीं कर पा रहे कि ये 10 उम्मीदवार हमने फाइनल कर दिए, इनको सिंबल दे दिया है और कांग्रेस के आधिकारिक वेबसाइट से या कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से उनके जारी सोशल मीडिया पर हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस अभी भी कुछ मतलब अपनी बातें मनमाने पे अड़ी है या छोटी पार्टियां ज्यादा कर रही हैं? दोनों प्रॉब्लम है। कांग्रेस न छोटी पार्टी को टिकट कौन सी सीट देना यह तय कर पा रही है, न तेजस्वी के यहाँ सीटों का गठबंधन हो पा रहा है, न उनकी जो सीटें वहां पर कौन उम्मीदवार होगा वह कांग्रेस तय नहीं कर पा रही, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता एक सीट पर 3-3 दावेदार है। प्रदेश अध्यक्ष अलग कुछ कह रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू की अपनी टीम है जो अलग टिकट की करी है, तारिक अनवर और बड़े नेता अलग मांग रहे हैं, दिल्ली से बड़े नेताओं की अलग दावेदारी चल रही है। लेकिन ये लिस्टें तो सारी दिल्ली से ही फाइनल हो रही हैं, यहां से फाइनल करा के तो पटना लेकिन फाइनल तो तब होगी ना जब एक नाम आएगा। सारे दावेदार 4-4 नाम लेकर बैठेंगे तो फाइनल कौन होगा? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि भाई मैं जो नाम भेज रहा हूं उनको आप टिकट पहले दो। एक इनकी स्क्रीनिंग कमेटी थी, सीईसी कांग्रेस, फिर चुनाव समिति, फिर उसकी भी एक सब कमेटी बनी हुई है, सबकी बैठकें हो चुकी है। हाँ, सीईसी की बैठक हो चुकी है, प्रदेश चुनाव समिति की हो गई, सीईसी की दिल्ली में बैठक हो गई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठ गए, लेकिन सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है। हमें जो कुछ लोगों से बात करके पता चला वो ये आज की डेवलपमेंट नहीं है, जब तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे तब से ये बात चल रही है कि ये राहुल गांधी से बड़े अपसेट हैं। मतलब ऐसी चर्चाएं हैं मतलब कि भाई वो उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। अब अगर टॉप से भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, या तो राहुल गांधी अवॉइड कर रहे हैं कि मैं ये एक सीट के मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये टीम देखेगी, लेकिन वहां तो सब तेजस्वी कर रहे हैं ना, तो तेजस्वी तो चाहेंगे कि मेरी बात सीधा यहाँ भी टॉप से हो। नहीं, आपने अभी शुरू में जब कहा कि जहां मिले जो है, तो हमको तो लगा कि आप कह रहे हैं कि जहां नेता दिखे वहीं पीट लो, इस टाइप कुछ आप कहने जा रहे हैं। ध्वनि कुछ ऐसी आ रही थी। अब अगर ये कांग्रेस है और ऐसी मजबूती श्रीमान अल्लावरू जी ने की है तब तो अद्भुत है। अब ऐसे में आप चाह रहे हैं कि राहुल जी भी जाएं पटना, मतलब ये हालात देखते हुए उसके बाद राहुल जी पटना जाएं, क्यों जाएंगे भाई? अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। आप बाहर से खड़े होकर कुछ कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब चुनाव का समय आता है ना, तो नेता बड़ा मतलब वो बहुत पैसा खर्च किया रहता है। अभी मैं जन सुराज वाले को एक को देख रहा था, हाँ। कह रहा था हमारे घर आए 50 लाख रुपया लेके गए, कहे पोस्टर वोस्टर छपवाना है और हमें को टिकट नहीं दे, पर्चे फाड़ रहा था जन सुराज के, नाराज हो रहा है। तो जब आदमी अपनी जान लगा दे रहा है, खून पसीना पैसा सब लगा दे रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं टिकट नहीं मिलेगा, तो ये संकट होता है। लेकिन जब आप कहते हैं क्या राहुल गांधी एक एक सीट पर नहीं जाना चाह रहे हैं, भाई एक एक सीट वाली तो उनकी क्षमता ही नहीं है। जो कोलंबिया घूमेगा, जो अमेरिका घूमेगा, जो अलग अलग देशों में जाएगा, वो एक एक सीट के लिए आपको विदेश यात्रा का मोह त्यागना पड़ता है, आपको अमित शाह होना पड़ता है। और सोचिए जरा कि इतने मंत्रालयों के बीच में गृह और सहकारिता जैसे मंत्रालय, पार्टी इतनी बड़ी, उसके बावजूद आप सब कुछ कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो कहे चलो भाई हम लेके चलते हैं। राहुल गांधी से अभी खबरों में आप बता रहे हैं कि शायद बात हो गई, लेकिन इस शायद के बीच में क्या ये, कल तो मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह सुबह मैंने देखा, कल रात को मैंने खबर नहीं देखी तो मुझे लगा भाजपा की 12 की निकली कि 18 की निकली। इतनी तेजी में उन्होंने तीनों सूची जारी कर दी, सब हो गया बीजेपी का, राष्ट्रीय जनता दल जारी कर दी। और एक और जो बड़ी बात है जिसको अंडरलाइन करनी चाहिए, बीजेपी के अकाउंट से सबके जारी हो रहे हैं, यानी सब अपने अकाउंट से तो जारी कर ही रहे हैं, बीजेपी भी अपने अकाउंट से। एक तरफ तो इतना वेल कोऑर्डिनेटेड आपकी युद्ध की तैयारी है, चुनावी युद्ध है ना भाई, और दूसरी तरफ क्या है, राहुल जी को यही नहीं पता किससे बात करनी है, तेजस्वी को यही नहीं पता किससे बात करनी है, माता पिता और बहन को लेकर चले गए, नामांकन करके चले। ऐसे तो चुनाव नहीं होता है। हाजीपुर की महुआ सीट, एक तो ये महुआ सीट ऐसी इस बार बिहार के इलेक्शन में कि कौन सी कई और वीआईपी सीट होगी। महुआ ऐसे मत कहिए, महुआ का जो होता है ना देसी, वैसा ही लालच है सबको इस सीट का। बड़ा उपेंद्र कुशवाहा तो इस सीट पर परेशान थे, तेज प्रताप वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तेजस्वी का भी नाम चला था, बीच में चल रहा था उनका भी नाम। अब इस महुआ सीट पर आरजेडी को घेरने में तेज प्रताप यादव जुटे हुए थे, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही विचित्र कार्ड चल दिया है, तेज प्रताप की ससुराल वाली सीट पर कैंडिडेट उतारकर उन्होंने सबको चौंका दिया। आरजेडी ने सारण की परसा सीट पर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की बहन को टिकट दे दिया है। मुझे मालूम नहीं वो अभी भी लीगली वाइफ है या एक्स वाइफ हो गई, क्योंकि उनका कैसी चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, वो सेपरेटेड हैं। दारोगा राय की पोती हैं और ऐश्वर्या राय जो जिनसे विवाह हुआ था तेज प्रताप जी का, उनकी चचेरी बहन है करिश्मा राय, और इनको परसा सीट से टिकट दे दिया गया। अब आप याद कीजिए वो तस्वीरें
जब ये फैमिली में ये डिस्प्यूट हुआ था और करिश्मा जो माफ कीजिएगा उनकी जो वाइफ है ऐश्वर्या, वो उन्होंने बाहर निकल के क्या क्या बोला था कि मुझे कितना प्रताड़ित किया गया, मुझे कितना परेशान किया गया लालू यादव फैमिली के द्वारा, लेकिन उसी फैमिली में टिकट दिया उन्हीं की चचेरी बहन को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। करिश्मा पेशे से डेंटिस्ट हैं। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच इस वक्त तलाक का मुकदमा चल रहा है। दूसरी तरफ जेडीयू ने ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय का परसा से टिकट काटकर कुछ दिन पहले आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए छोटे लाल राय को सिंबल दे दिया। मतलब क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव की वजह से जो डिस्प्यूट हुआ उस फैमिली से जिसमें जहां से ऐश्वर्या आती हैं, वो डिस्प्यूट क्या खत्म हो गया लालू फैमिली का, और वो इधर जेडीयू की तरफ आ गया था वो परिवार, अब वो यहां से अलग हो गया है। अब ये सारा मामला चल रहा है क्योंकि बड़ा डिटेल है और बिहार का लोकल, तो आप मुझे ये बताइए क्या हुआ। ये वो फैमिली भी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। देखिए, बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, लेकिन एक चीज राजनीति में होती है कि किससे हम आपको किससे को काटा जा सकता है। सिर्फ यही ध्यान में रखा जा रहा है इस समय कि किस व्यक्ति को कहां पर लाया जाए जिससे कि चुनाव को काटा जाए, उसको काटा हराया जा सकता है। दूसरी बात जो इस पूरे परिदृश्य में निकल करके आई है कि खास करके जो तेजस्वी जो है वो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को, जो उन्होंने अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया था वैसा ही प्रयोग जो है वो बिहार में तेजस्वी कर रहे हैं। लाइक जैसे सोशल कोएलिशन को ध्यान में रख करके, यदि आपने देखा होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पूरा गठबंधन जो है वो मुसलमानों को 4 सीट दिया है, और यादवों को भी आपने देखा होगा कि 7-10, पिछली बार 10 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें से 7 का टिकट काट दिया है और 3 को ही उसमें से टिकट दिया है। एक बैसी का टिकट है जो कि वहां पर चूंकि मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है वहां पर, और यादव वहां और हिंदू पूरा गोलबंद हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है वो सीट वैसी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको काउंटर करने के लिए आप देख रहे हैं कि तेजस्वी ने भी वही काम किया है कि कुशवाहा से, अपर कास्ट से मान करके चला जाता था कि तेजस्वी और लालू की राजनीति के अंदर जो है वो सवर्ण जाति जो है वो हमेशा हाशिए पर रहते थे। सिर्फ उसमें राजपूतों का एक ऐसा था जिसको वो काफी टिकट दिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि कुशवाहा को बहुत ज्यादा टिकट दिया है। इसके अतिरिक्त जो सवर्ण है, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, बाकी जातियों को, बनियों को काफी टिकट दिया है। जैसे अखिलेश ने क्या था कि यादवों को उन्होंने उनको मान करके चलते थे कि ये तो हमारा वोट बैंक है, ये तो हमको देंगे ही देंगे, और हम दूसरे सोशल कोएलिशन को अपने साथ लेकर के आए, तो उससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो हमारे लिए बना। मतलब एक ब्रॉड बेस्ड टिकट बंटवारा। मैं वही कह रहा हूं कि जितना हम लोग समझ रहे हैं कि एक तरफा टाइप का ये हो रहा है, मुझे लगता है कि सोशल कोएलिशन को बहुत ध्यान में रख करके लड़ाई जमीन पर है। सर यहां लेकिन आपको मतलब पूछ ही लेता हूं, तरस किस पे आ रहा है, कांग्रेस पे या तेजस्वी यादव पे? मैं तो ये, क्योंकि तेजस्वी कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो वो पता तो नहीं चल रही, ज्यादा बात यही हो रही है कि कांग्रेस ने अब तक रोक रखा था। देखिए, मैं तो डे 1 से मान रहा हूँ कि चुनाव तेजस्वी का है, वो जीते या हारे, सारा फोकस तेजस्वी को लेकर है इस चुनाव में। तेजस्वी के मुकाबले में एनडीए है, तो वो एनडीए उनको हराएगा कि नहीं हराएगा ये तय होना है, लेकिन जिस स्थितियाँ बन गई उसमें एनडीए को थोड़ा सा फायदा ज़्यादा ही दिख रहा है। अभी आप डॉक्टर्स की बात करें, दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में डॉक्टर्स रेफरल डॉक्टर्स होते हैं, रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं। एम्स जो है ना वो रेफरल हॉस्पिटल है, तो रेफरेंस से जब लोग आते हैं तब वहाँ पर वो देखते हैं डॉक्टर, सीधा इलाज नहीं होता। तो राहुल गांधी जी वो उस रेफरल हॉस्पिटल के हेड है, तो जो जो रेफरल में होगा उसकी बात हो जाएगी। अब अमित शाह जी क्या है, वो एम्स का डायरेक्टर भी 10 घंटे बैठता है अपने, वो एम्स में अमित शाह जी के जैसे डायरेक्टर होते हैं ना, हाँ। तो वो रेफरल भी देखते हैं और दूसरे को भी देखते हैं, तीसरे को भी देखते हैं, समझे? तो वो एक बड़ी परेशानी है। अमित शाह जी तो क्या, कल भी हम बात कर रहे थे, क्या नाम था उनका, उपेंद्र कुशवाहा जी, जब रात को तय हुआ कि सुबह आप उपेंद्र कुशवाहा जी को जाना है, तो मैंने कहा अब झंझट खत्म हो गया। उपेंद्र जी की इतनी हिम्मत तो मुझे नहीं लगती कि अमित शाह जी के सामने कुछ बातचीत करें। जब वो पूरा मसला अमित शाह के पास पहुंच जाता है, एनडीए का पूरा, नॉट केवल भारतीय जनता, बार्गेन तो अच्छा हो गया ना। हाँ, बार्गेन तो हाँ, बार्गेन अच्छा हो गया, लेकिन वो सुलझा देते हैं। अब यहाँ पर राहुल जी कैसे सुलझाएंगे? राहुल जी के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है इस बारे में कि एक एक सीट पर,
और बड़े नेता होते तो जरूरी भी नहीं है कि कोई विधानसभा हाँ, सीटों का पता जरूरी हो, नहीं। वो अपने दूसरे नेता पर तय करते हैं, दूसरे नेता उनको बताते हैं कृष्णा आलो। क्या चाह रहे हैं सर आप लोग? आप दोनों लोग मुस्कुरा के इसी प्रोग्राम में किसी ने चर्चा में कहा था कि मतलब क्या, मतलब मोदी जी को क्या एक एक सीट का बिहार हाँ, का पता होगा? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पता? फिर टीम किस लिए होती है? टीम एक एक सीट का पता होना और एक एक सीट का पता न होने की वजह से गुड़गोबर होना, दोनों में फर्क होता है ना भाई। अब वो लेकिन और वो जो नहीं, आप शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, फलाना, इतने सारे लोग हैं, जो कृष्णा हर्षवर्धन जी हैं, कह रहे हैं, राजेश राम हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको एक एक सीट की सोशल कोएलिशन से लेकर के सारी जानकारी है। और उनके पास तो कोई और काम Anyway, नहीं हमें चुनाव मालूम नहीं के अब राहुल गांधी को कितना हाँ, कितना जानकारी है involved कि नहीं, है। लेकिन कांग्रेस राहुल पार्टी जी को तो नहीं है। तेजस्वी के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। क्या उसमें भी वो उतने इन्वॉल्व रहे? इतने इन्वॉल्व नहीं होते है। तो मुकेश ये तो सहनी खबर वाला है कि नहीं है। हाँ, तो मुकेश सहनी वाला झगड़ा नहीं होता। तेजस्वी और उनके बीच सीटों का बंटवारा, कौन सी सीट है, ये काम तो कम से कम राहुल जी के नेतृत्व में ही होता। और नेतृत्व के लिए भी जरूरी है कि उसके पास ये कमांड रहे कि भाई मैंने जो फाइनल किया वो फाइनल होगा। अब वो यहाँ पर है ही नहीं, तो लीडरशिप किस तरह जैसे से इस होगी? पर आपने अच्छी बात बताई। मुझे प्रोग्राम में हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने एक बात की, जो चिराग वाला जब मामला हुआ तो वो उन्होंने बताया कि एक लाइन का डायरेक्टिव था और उनका ये खबर थी कि ये सीधे टॉप से था, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लेवल से था कि चिराग हमारे साथ ही लड़ेंगे, बात खत्म। चिराग नाराज नहीं होने चाहिए, चिराग बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इसके अब जब ऊपर से आ जाता तो फिर भी दो बातें हुई थी। मिड लेवल वाले लोग सब जो हैं कि भाई चिराग हमारे साथ ही लड़ेंगे, और चिराग को भी ये समझाया था अमित शाह जी ने कि एनडीए की तरह से चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप एनडीए के ही सहयोगियों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़े, पूरा चुनाव एनडीए की तरह से लड़ा जाएगा। तो खड़े कर दिए 4 सर जी, जेडीयू कहां लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ? उन्होंने तो चिराग के सीट मैं पर चिराग खड़े कर की दिए। बात अभी बता आते हैं रहा हूं। सर, वो होता है, अगले से छोटी मैं छोटी बात- बातों पर उस पे होता है। गलत लेकिन अब कृष्णा अलावरू के साथ और या जो पटना एयरपोर्ट पर हुआ, वो तो नाम आप विक्रम सीट का दे रहे हैं। वहां पर बड़े नेता हैं, उनका नाम आप लेते नहीं है, जो नाम उनके साथ हैं, जो लोग उनको समर्थन दे रहे होंगे। अभी बात हो रही है बिहार के चुनाव की, और बिहार पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी एंट्री इलेक्शन में हो गई है। आज वो दानापुर सीट पर पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को टिकट दिया है। उनके नॉमिनेशन में वो शामिल हुए और फिर उन्होंने वहां पे एक सभा भी की। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ 200 किलोमीटर दूर सहरसा में बीजेपी के कैंडिडेट आलोक रंजन झा के नॉमिनेशन में शामिल होंगे, फिर वहां भी वो एक सभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। हर इलेक्शन में अब ये होता है, उनकी बहुत डिमांड होती है। खास तौर पर इनकी रैलियों की जो डिमांड आ रही है वो सीमांचल और मिथिलांचल इलाकों से आ रही है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है। अब आज दानापुर की अपनी पहली ही रैली में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का गियर थोड़ा बदला। योगी बोले कि बिहार में विकास बनाम बुरखे की शरारत शुरू हो गई है। ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है। तब यहां पर बुरखे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने एक नई बहस को आगे बढ़ाया है। फिर उन्होंने आगे पूछा कि क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दे देना चाहिए? क्या विदेशी घुसपैठियों को बिहार आकर यहां के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट दे देनी चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग कराने की कोशिश में जुटी है। यह दावा आज योगी आदित्यनाथ ने बिहार में किया। सुनिए। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? और लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए।
ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। अब यहाँ दो बातें हैं। ये बुरके वाली बात क्या है? आपको मालूम है कि बीजेपी ने ये डिमांड किया था कि बुरके में जो महिलाएं वोट डालने आए उनकी पहचान सुनिश्चित करके ही उनको इजाजत मिले। इसके लिए एक नियम बना दिया चुनाव आयोग ने कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता वो चेक करेंगी बुरके में जो महिला आ रही है वो वही पात्र महिला है कि नहीं। दूसरा, ये घुसपैठिए वाली बात, SIR की बातचीत जब शुरू हुई थी तब से ही ये चल रहा है कि घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ बांग्लादेश से और नेपाल के बहुत लोग हैं, उनको क्यों मिलना चाहिए मौका वोट डालने का। फिर विपक्ष पूछता है कि आप बताइए चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठिए ढूंढे, उनके बारे में कोई डेटा जारी करें। दूसरा, मतलब ऐसा ना हो जाए, कभी कभी लगता है कि योगी जी टाइपकास्ट हो जाए इस किस्म की बात करके। नहीं, देखिए ये थोड़ी मुश्किल है और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को, चूंकि अब जहां से वो जहां की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए। इस चुनाव में वैसे उन्होंने बहुत सी और बातें बोली होंगी, लेकिन जब वो विकास बनाम बुर्का कहते हैं तो ये हेडलाइन के तौर पर बड़ा अच्छा लगेगा, छप जाएगा विकास बनाम बुर्का, लेकिन बुर्के वाली लड़ाई को आप उस तरफ मत ले जाइए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई मतलब है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जहां पर खड़ी है वो NDA का जो सामाजिक समीकरण है उसकी वजह से मजबूत खड़ी है। इसको समझना पड़ेगा। बिहार में रिएक्शनरी वोट, मुस्लिम के रिएक्शन में कोई हिंदू वोट पड़ता है ऐसा कतई नहीं है। ये मतलब बहुत बड़ा फर्क भी आप समझिए। और मुझे लगता है कि जब इस तरह की बात होती है तो कई बार लोगों को वो आरोप चस्पा करने में आसानी होती है। बाकी वो जो उसको जब आगे ले जाते हैं तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त दिखती है कि क्या बुर्के में कोई जाकर वोट करेगा। और हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसको चुनाव आयोग ने भी साफ किया। हम लोग भी बार बार ये कहते हैं ये बुर्के वाली बात है ही नहीं, ये पहचान की बात है। और पहचान का संकट खड़ा होगा तो लोकतंत्र पर संकट खड़ा होता है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन विकास बनाम बुर्का कहना ये थोड़ा सा मुझे अतिरेक लगता है। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन ने इस चुनाव को पोलराइज करने के लिए ठान रखा है। और यदि ऐसा नहीं होता तो 243 में से 4 सीटें मुसलमानों को देने का इन्होंने तय कर लिया। इसका मतलब एक साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि JDU भी कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। बिल्कुल। तीसरी बात, यदि आप लोकसभा चुनाव का देखें और बूथ वाइज यदि आप देखेंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को कहीं 6 वोट मिला है, कहीं 8 वोट मिला है, कहीं 10 वोट मिला है, कहीं 11 वोट मिला है। और यही कारण है कि यदि वक्फ बोर्ड का मामला जब आया तो नीतीश कुमार इनके साथ रहे, SIR का जब मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। यानी कहीं ना कहीं JDU को भी ये बात लगी है, इस बात को है कि मुस्लिम वोट पोलराइज होकर के वोटिंग करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको उनको सीटें देने का और इस मुद्दे को आगे ले जाने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। जहां तक सीमांचल नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए वो सेंट्रल बिहार में नहीं चलेगा। जो झारखंड से रिलेटेड जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर नहीं चलता है, लेकिन सीमांचल के अंदर और उत्तरी बिहार के अंदर चलता है। मैंने आपको अभी 22 का सीट के बारे में आपको जिक्र किया। आप ये हेडलाइन लेके आए थे। नहीं, ये 182 प्रत्याशियों में एक भी मुसलमान नहीं। कल तक यही था ना? कल तक यही था, लेकिन आज में जब दूसरी लिस्ट जारी किया है JDU ने तो उसमें 4 सीटें वो आज बड़ा विचित्र हुआ है। मैंने पहले नहीं देखा ऐसा। JDU ने जो कैंडिडेट की लिस्ट 101 उनके पूरे कैंडिडेट उनके भी हो गए, बीजेपी के भी हो गए, दोनों चरणों के मिलाकर के। जाति के साथ बताया है हमने कितने कितने जाति में आप अगड़ा, पिछड़ा, EBC, OBC, अल्पसंख्यक, ये तो करते थे, समझ में आता था। एक अखबार ने तो पूरी ब्रेकअप दे दी है। ये बता रहा हूं ना सर, वो है ये JDU ने जारी किया है। धनुक जाति से 8, मल्ला से 3, गंगोता से 2, कामत से 2, चंद्रवंशी 2, तेली 2, कलवार 2, हलवाई 1, कानू 1, अग्रहरी 1, सुड़ी 1। और फिर लोग कहते हैं मीडिया जातिवाद को बढ़ावा देता है। ये लिस्ट जारी की है JDU ने। भाजपा ने जो ये सूची है, इसके बाद फिर ओवरऑल बताया है कि हमने पिछड़ा 37 टिकट दिए हैं, अति पिछड़ा को 22 दिए हैं, अनुसूचित जाति को 15 दिए हैं, अल्पसंख्यक को 4 जो भी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, अनुसूचित जनजाति को 1 दिया है और सामान्य वर्ग को 22 टिकट दिए हैं। तो ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं कि हमने हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे सामान्य 101 में से सामान्य टिकट केवल 22 हैं, बाकी सब पिछड़ा, दलित, EBC और मुसलमान। अच्छा, मगर क्या इसकी जरूरत क्या है? ये विजय सर सवाल का जवाब देंगे। एक सिर्फ क्या जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसकी जाति उस विधानसभा के या उस जिले के, उस राज्य के लोगों को नहीं पता होगी?
पार्टियों को इतना मतलब हद हो गई है। ये प्रचार के लिए है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, है कि हम यहाँ खड़े होके बोले आपके लिए है। मैं यही कह रहा हूं, ये जो आप नैरेटिव जाति का बना रहे हैं, ये तो पार्टियां बना रही ना। वरना जिस जाति को आप टिकट दे रहे हैं उस जाति को तो पता ही है ना। आज सारे हैंडल सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, अपनी अपनी जाति का लेके इतना हो गया, उसमें गणित निकाल रहे हैं, इतना परसेंट, हद हो गई। और अगर यही राजनीति करनी है तो बहुत गिरावट है राजनीति की, इससे नीचे कहां जाएगी? नहीं हर्षवर्धन जी, एक लाइन से ये बोले नहीं आप बोले। मैं कह रहा हूं कि ये तो वो हमारे लिए लिस्ट जारी कर रहे हैं ताकि आप ये बताएं कि भाई देखो उन्होंने सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व दिया है, नुमाइंदगी दी गई है। और यदि आप समझ रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि नहीं एनडीए ने, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को नहीं दिया, उससे उनका नुकसान होगा, नहीं होगा। वो भी आप ही के लिए उन्होंने दिया ताकि आप ये बार बार बताएं कि उन्होंने नहीं दिया, समझे। और जेडीयू 4 देके 4 मुसलमानों को टिकट देके वो भी आखिर में दिया, केवल इसलिए वर्गीकरण दिया है, 2 अगड़े 2 पिछड़े, 2 अगड़े 2 पिछड़े, वो देख लिया मैंने उसको भी। और इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास जो एक वोट हुआ करता था, पहले माना जाता था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहकर भी उनके साथ मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है। पिछली बार भी 8% के करीबन उनको वोट मिला था, ज़्यादा वोट मिला नहीं था। तो और फिर ये सारी जातियों की लिस्ट बीजेपी भी दे रही है, आरजेडी भी दे रही है, जेडीयू भी दे रही है, और फिर आप कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। सही बात, सही प्रकार, पूरा काट काट के बांट दिया आपने एक एक जाति को, ईबीसी, ओबीसी, सब ने, सब पार्टियों ने। और उसके बाद आप कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। तो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। और फिर प्रशांत जी नाराज होते। प्रशांत जी ने जब लिस्ट जारी की तो उसमें भी उन्होंने बताया कि कितने ईबीसी हैं, कितने पिछड़े हैं। और वो जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं नहीं ये जाति की बात मत करो आप यहाँ पर बिहार में। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ये बता रहे हैं कि देखिए आप जो हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सिर्फ सवर्णों की पार्टी हैं, हमने जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा है। इसलिए हिंदू समाज जो है वो बटे नहीं, हमने जातियों को भी ध्यान में रखा है। ये मत मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता था कि सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हमने सारे जातियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया है। यही बात जेडीयू भी कर रही है। और यदि उनका ब्रेकअप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई उन्होंने इस चीज को, इस समीकरण को ध्यान में रखा है। लेकिन आप इसको, इसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं पूरे इलेक्शन में। देखिए नीतीश कुमार ने सिर्फ 4 मुसलमानों को उम्मीदवार दिया। अगर 2020 का चुनाव देंगे तो 12 उम्मीदवार दिए तो सारे उम्मीदवार हार गए थे। फिर नीतीश कुमार ने जो बसपा से मुसलमान उम्मीदवार जीता था उसे जेडीयू ज्वाइन करा के मंत्री बनाया था। फिर नीतीश कुमार से पूछा गया था कि भाई बसपा के विधायक को अपनी पार्टी में लाके आपने से मंत्री क्यों बनाया एक मुस्लिम? तो बोले मेरी पार्टी में अल्पसंख्यक का भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए, इसलिए मैंने बसपा के उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लेकर आया हूं। और नीतीश कुमार तो वैसे भी जिस तरह की राजनीति के लिए जाते रहे उन्होंने अपना पूरा रुख बदल लिया। ये वही नीतीश कुमार है जब 2010 में विधानसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी को प्रचार करने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा हमारे पास एक मोदी जी हैं बिहार के अंदर, वो प्रचार कर लेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री आएंगे तो मेरा मुस्लिम वोट मुझसे कट जाएगा। तो वो नीतीश कुमार आज मुसलमानों से जिस तरीके से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आज नीतीश कुमार को पता है कि मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक, जिस तरीके से वक्फ बिल में लल्लन सिंह का जो भाषण रहा है, जिस तरीके से वक्फ बिल पे जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया है लोकसभा के अंदर, अब मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा किसी भी स्थिति में। और 2020 में भी उनको सिर्फ 5% मुसलमान ने, जो मुसलमानों का वोट है उसमें 5% मुसलमानों ने वोट किया था। तो उन्हें पता है कि भाई इसके पीछे पड़ने का मतलब नहीं है। अब जो हमारा ईबीसी, ओबीसी जो मेन वक्फ के बाद और क्लियर हो गया, उसके बाद जिस तरीके से लल्लन जी का जो खुल के भाषण रहा है और जिस तरीके से टिकट बटाया, ये क्लियर है कि अब उन्होंने अपना समीकरण सेट कर लिया। अब मुस्लिम वोट की चिंता ने बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी बात बाहुबलियों की, क्योंकि बहुत सारे बाहुबली आ गए हैं और बिहार के बाहुबली तो मतलब उनका रंग भी अलग होता है। आरजेडी में बाहुबली सूरजभान सिंह की एंट्री हुई। सूरजभान ने कल लगभग आधी रात तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उसके बाद आरजेडी में उनकी एंट्री हुई। और सूरजभान ने कल ही पशुपति पारस जी, चिराग पासवान जी के चाचा जी, उनके पार्टी में थे, वहां से इस्तीफा दिया। और अब आज सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से टिकट मिल गया है, वो वहां नॉमिनेशन आज कर सकती हैं। मोकामा से लड़का कौन रहा है? दूसरी तरफ जेडीयू से लड़ रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह। इनका टिकट भी हो चुका, नॉमिनेशन भी हो चुका है। तो मतलब मोकामा में 2 बाहुबली लड़ेंगे अब एक साथ। एक तरफ अनंत सिंह होंगे और दूसरी तरफ वीणा देवी होंगी। और वीणा देवी मतलब सूरजभान ही आप मानिए, उनके पीछे सूरजभान जो है वो वहां पर जो है वो खड़े होंगे। इसके अलावा 2 लड़ाई जो है और सामने दिखाई दे रही है। एक और बाहुबली है रीतलाल यादव, दानापुर की सीट। बाहुबली रीतलाल यादव आरजेडी के टिकट से यहां से मैदान में होंगे। रीतलाल यादव फिलहाल भागलपुर जेल में बंद हैं
इनको नॉमिनेशन के लिए मेरे ख्याल से बाहर निकाला गया। और इसके अलावा आरजेडी ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को रघुनाथपुर से मैदान में उतारा था, ये तो हमने आपको कल बताया ही था। तो कुल मिलाकर के 4 बाहुबलियों की चर्चा हो रही है, रीतलाल यादव, उसामा शहाब और सूरज भान, ये आरजेडी से, और जेडीयू से अनंत सिंह। अनंत सिंह भी ज्यादा बताएंगे। देखिए, एक इनमें सबसे बड़ा बाहुबली कौन है इन चारों में? देखिए, एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है ना, उसमें तरह तरह के प्रश्न पत्र में प्रश्न होते हैं, कुछ बड़े डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं और कुछ आसान होते हैं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ रहता है सबका मान बराबर है। तो राजनीति में अब ये सबका मान बराबर ही है। जेडीयू ये नहीं कह सकती है कि हम जो है वो बड़े धुले हुए हैं। जब आप अनंत सिंह को ला करके और आप टिकट देते हैं, जेल से निकाल करके आप टिकट देते हैं, तो फिर आपको कहने के लिए थोड़ा सा ये इनकी नहीं कुंडली रह जाता है। जानना चाहता हूं, व्यूअर्स नहीं जानते होंगे। देखिए, कुंडली तो ये है जैसे कि ये सूरज भान जो अनंत सिंह के सामने लड़ेंगे, हाँ, ये कौन? देखिए, मुझसे नहीं बुलवाइए, बेहतर है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और परिवार से संबंधित जानता हूं। रीतलाल यादव के बारे में मेरी जानकारी नहीं, लेकिन सूरज भान के बारे में मेरी बहुत ज्यादा जानकारी है, तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना एक ही लाइन कहना चाहता हूं, सूरज भान, एक ही लाइन बोलना चाहता हूं शुक्ला को जिन्होंने कि इनके कई शहरों में आज के दिन में बहुत एसेट्स हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि ये चुनाव को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, वो बड़ी गलती कर रहे हैं। ये चुनाव को प्रभावित करेंगे, खास करके लखीसराय, मोकामा। मुझे तो ये लगता है कि विजय सिन्हा के लिए ये मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि विजय सिन्हा जो है वो पिछली बार मुश्किल से 10,000 या 12,000 वोट क्षेत्र वाले आदमी नहीं है। नहीं, कई चुनाव को। जी क्या कह रहे हैं? सूरज भान विशुद्ध रूप से अपराधी हैं। सूरज भान वो व्यक्ति हैं जो बिहार से लेके पूर्वांचल तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हत्या, अपहरण, अवैध वसूली, इन सब में इनका नाम आता था। 2009 में मंत्री थे ब्रिजबिहारी प्रसाद, उनकी हत्या हुई थी, तब गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, ये सारे के सारे ये लोग थे उसमें। जो राजन बाद में वो वहां से विधायक भी शायद बन गया था, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, तो ये सारे लोग उसमें शामिल थे। आतंक का पर्याय, और कहा जाता है कि सारा असलहा, सारा सब कुछ जो उस वक्त AK-47 और वो सब चलती थी, वो इनके बड़ा इनका उसमें श्री प्रकाश शुक्ला गैंग से जुड़े थे, ऐसा माना श्री प्रकाश कहा जाता है कि श्री प्रकाश को इन्होंने हाथ रखा, क्योंकि हरिशंकर तिवारी के खिलाफ उसने रेलवे के टेंडर में, गोरखपुर रेलवे का मुख्यालय है, तो रेलवे के टेंडर में श्री प्रकाश ने हाथ डाला, तो सूरज भान ने उनके ऊपर रखा। अनंत सिंह का क्या है कि अनंत सिंह अपने टाइप के एक कहें कि बड़बोले, अपने मिजाज के मोकामा के बदमाश हैं, लेकिन सूरज भान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार उसका बदमाश है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ओसामा को टिकट मिलेगा, अनंत सिंह को टिकट मिलेगा, सूरज भान की पत्नी को टिकट मिलेगा, रीतलाल ये भी बहुत बड़ा हत्यारा अपराधी, इसके ऊपर भी ढेर सारे बहुत गंभीर मामले हैं रीतलाल के ऊपर। ऐसे लोगों को अगर आप टिकट देकर और कह रहे हैं कि हम राजनीति बदल जा रहे हैं, जेडीयू ने दिया, आनंद मोहन की बेटी को भी टिकट दिया। देखिए, निष्कर्ष एक ही आनंद है। मोहन के जब आनंद मोहन गिरफ्तार थे छुड़वाया है, तो उनको कार्यक्रम में गए। भारतीय जनता पार्टी ने कम नीतीश से कुमार सुना रहे, कम भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम किसी को अपने प्रदेश नहीं दिया है इन सबों में से। तो नीतीश कुमार वहां गए तो आनंद मोहन के समर्थक वो नारेबाजी वगैरह करने लगे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अरे तो हम क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को नहीं ना पता है जी, हम कितना काम कर रहे हैं निकालने के लिए। तो जैसे नीतीश जी बोलते हैं वैसे ही वो बताए थे। बाहुबली इन नेताओं की चिंता में कितना अधिक है। और देखिए एक बात और समझिए, बिहार में बाहुबली ही चलाते थे भाई, ये तो नीतीश कुमार ने वो सब बदला। दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश के रहते रहते वहीं पलट गए, और ये जो सूरज भान है ये लोक जनशक्ति में थे। जितने नेता, जितने आप माफिया बदमाश देखेंगे वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, और कुछ उसमें लोक जनशक्ति, कुछ दूसरी पार्टियों में, अब जेडीयू में भी शामिल हो गए और दूसरी जगह से भी आ गए। नीतीश कुमार को जब राजपूत वोटों की जरूरत पड़ी तो आनंद मोहन को जेल मैनुअल में चेंज करवाकर आनंद मोहन को जेल से छुड़वाया। आज उनके बेटे ने राज्यसभा के चुनाव के समय जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की, इनका बेटा आरजेडी से चेतनानंद आरजेडी से विधायक था, और उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी राज्यसभा चुनाव के समय, अब वो नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब राजपूत वोट बाहुबली को लेना, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हो, उन लोगों बातें करना कि बिहार इतना आगे निकल गया, नहीं, ये मतलब देखिए, नैतिकता की बातें नहीं की जाए। मैं आपकी बात पर विजय से पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा केवल एक बीजेपी है जिसने किसी अपराधी छवि वाले नहीं, इस प्रकार के अपराधी छवि को
मैं ये नहीं कर... जिस जगह पर जहां मौका मिलता है वहां दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कभी आएंगे, हम चुनाव होंगे तब बात करेंगे कि किस बाहुबली को दिया गया नहीं। और ये मुद्दा ही नहीं है ना, क्योंकि सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब अपने देखिए, चुनाव का पहली शर्त अब जो हो गई है वो है चुनाव जीतना। उसके लिए बाहुबली हो, कोई और हो, पार्टी से इधर उधर हो। मिश्री लाल जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अनंत सिंह को और सूरज भान की पत्नी को मिल जाएगा टिकट। तो वो सबकी जरूरतें अपने अपने तरीके से होती है और नैतिकता का तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अपराधी में जाति इंपॉर्टेंट है, जाति ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बिहार में तो खासतौर से जाति से ही बाहुबली बनते हैं कि एक दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाई लड़कर। ये तो पुराना किस्सा है ना। बाहुबली बनते कैसे? बाहुबली कोई वो फिल्मी स्टाइल के गब्बर सिंह नहीं है ना, वो जातियों के आधार पर संघर्ष में, जातीय संघर्ष। आज मैंने पूछा बिहार में कि भाई इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, किसी को जाति आ जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलता है सर कैसी बात करते हैं, इसका मतलब आप ग्राउंड से पूरी तरह से कटे हुए हैं। सर रणवीर सेना का फिर उसने बताया कि मैं आपको एक छोटा सा और सिर्फ लाइनें सुना दूं। सोशल मीडिया पर मैं पढ़कर हैरान रह गया कि जो लोग अपने आप को, मुस्लिम हैं सब, वो लोग अपने आप को हमेशा देखिए तो बड़ी सेकुलर सी बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे। वो किससे गढ़ रहे हैं कि अब समझ में आएगा कि शहाबुद्दीन का जो साहब था उसका बेटा आ रहा है। यानी जो शहाबुद्दीन का, जो सीवान का शहाबुद्दीन और साहब वाला शहाबुद्दीन, वो तो अब नहीं रहा, उसका बेटा ओसामा आ रहा है। तो आप जब बिहार के, और मुझे ये थोड़ा सा डराता भी है कि जिस बिहार की राजनीति वहां से निकलकर यहां तक पहुंची है, कहीं फिर उस तरह की राजनीति में न जाए, क्योंकि अब मोकामा में दोनों लड़ेंगे तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो झाल मजीरा बजाएं? सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की उस दावे की जिसको लेकर अब हमारे देश में बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसा दावा कर दिया जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को जवाब देना पड़ा। क्या कहा उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी बात हो गई है मोदी जी से और भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप को पुतिन को पैसे नहीं मिलेंगे, जंग रुक जाएगी। और फिर उन्होंने यह दावा किया कि मेरी आज ही बात हुई है। ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत, उन्होंने मुझे यह कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा मैं मोदी जी से खुश नहीं था बहुत क्योंकि वो तेल खरीद रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे भरोसा दिला दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदने वाले। भारत सरकार की तरफ से जो रिएक्शन आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए। ट्रंप ने हम पर टैरिफ 25% पेनल्टी क्यों लगाई? कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। चीन पे आज तक नहीं लगाई, वो हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, ये बहाना था। फिर उसके बाद क्या हुआ? भारत सरकार ने बार बार यह बताया कि हमारे एनर्जी नीड्स जो हैं, हम उसी के हिसाब से ये देखते हैं कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, और कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। केवल हमें अपने देश की आपूर्ति का ध्यान रखना है। फिर वो सऊदी अरब हो, अमेरिका हो कि रूस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये भारत का जवाब था। बीच में ऐसी भी खबरें आई कि अगस्त सितंबर में जो है तेल खरीद थोड़ी बढ़ भी गई। कोई ऐसा खबर नहीं है कहीं से कि हमने तेल खरीदना जो है वो बंद करने का फैसला किया है, लेकिन ट्रंप ने यह दावा कर दिया, वो भी भरी महफिल में कर दिया और नाम लेके किया कि मेरी बात हुई है और मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बात कही है। सुनिए आप। We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. तो ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत से तो बंद करवा दिया, भारत ने बंद कर दिया तेल खरीदना, कर रहा है, और अब चीन से भी मैं यही करवा दूंगा और पुतिन फिर जंग रोकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। अभी मुझे ये बात हो रही थी तो हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि इस महीने हमारी रूस से तेल की खरीद जो है वो कुछ कम हुई है। ये आप कुछ फिगर भी दे रहे थे। 1.72 मिलियन बीपीडी था हमारा पर डे, जो अब 1.61 हो गया। 1.72 से 1.61 एक महीने में ये इतना ड्रॉप हुआ है, मतलब 11% के करीबन हो गया है। और इसमें देखिए एक बात है कि रूस के साथ उसकी नाराजगी क्यों है ट्रंप की, कि भारत पहले रूस से तेल नहीं खरीदता था। जो हमारा, जब ये रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उससे पहले तक हमारा भारत का रूस के साथ जो इंपोर्ट था वो 0.3% था तेल का जी। आज वो हो गया 37%, क्योंकि उससे पहले रूस जो है यूरोप को तेल बेचता था। ये इनके मंत्री वगैरह सब यही कहते हैं कि ये वॉर के टाइम में भारत ने पूरा का पूरा बढ़ा, क्योंकि भारत को वो सस्ता तेल मिल रहा था, यूरोप ने उसको बंद कर दिया था। इसलिए ट्रंप साहब
उससे नाराज हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन्होंने तो 40% करीब करीब तेल कम लिया है, इंपोर्ट किया है रूस से अभी एक महीने इस महीने में। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं नयारा और रिलायंस वगैरह उन्होंने उतना का उतना ही तो रखा मतलब है। ट्रम्प जो दावा कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि हमने कम किया है। कम किया अच्छा, है, उन्होंने बंद भी नहीं ये किया। क्लेम नहीं किया कि बंद कर दिया है। बंद कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ये कहा गया है कि हम धीरे धीरे कम करेंगे इसको। अब इस पर मैं आपको भारत की विदेश मंत्रालय का औपचारिक जवाब जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि भारत तेल और गैस का बड़ा खरीदार है और पब्लिक के हित की रक्षा करना ही हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां इसी मकसद को पूरा करती हैं। ऊर्जा नीति के 2 लक्ष्य हैं, पहला स्थिर कीमत तय करना और दूसरा सुरक्षित आपूर्ति बनाए रखना। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने में रुचि दिखाई है। इस पर हमारी चर्चाएं जारी हैं। मतलब ये क्लियर कर दिया कि हम 2 ही फैक्टर देखते हैं हमारी खरीदने की, हम क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। हम जब तेल खरीदते हैं तो उससे दुनिया की ऑयल प्राइसेस पर फर्क पड़ता है और हम किससे खरीदेंगे ये तय करता है कि तेल के दाम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। कई वर्षों से तेल के दाम स्थिर हैं, बल्कि डाउनवर्ड ही जा रहे हैं। वो इसकी वजह से कि अगर रूस का तेल मार्केट में हो ही ना तो बाकी जितने लोग सप्लायर हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो अब तेल के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से रूस तेल खरीदने लगेंगे, इसके लिए हमारी बात हो रही है। हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और ये आज का विषय नहीं है, लंबे अरसे से हम लोग जो हैं वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। फिर मैंने आज एक नई चीज और पढ़ी, रूस हमें कितना डिस्काउंट देता है तेल पर? 5%। वो 5% डिस्काउंट क्यों देता है? क्योंकि उसका तेल कोई और खरीद नहीं रहा, इसीलिए वो हमको सस्ते में तेल देता है। अब वो 5% या $5 प्रति बैरल का, हाँ, तो वो जो $5-6 प्रति बैरल का है, उसमें जब हम इंश्योरेंस डाल देते हैं तेल, जब वहां से कंटेनर चलेगा, फिर जब हम कंटेनर का किराया डाल देते हैं तो वो डिस्काउंट आ जाता है 2% पर। तो हम ओवरऑल 2% सस्ता तेल खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से, रूस से। इससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए कई विश्लेषकों का यह कहना है कि देर सवेर तो ये होना ही है कि आपको रूस का तेल उतने में ही पड़ने लगेगा जितना बाकी दुनिया आपको दे रही है। और उस वक्त आप खरीदार ढूंढेंगे तो धीरे धीरे अपना दोबारा से, जैसे आप रूस पर आए थे वैसे पूरी दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन दोबारा शुरू कर दें। ये हमारी नीति हो सकती है। सवाल यह कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मेरे कहने पे हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है। अब इसका फॉलोआउट आपको बताता हूं। ट्रंप इस वक्त रूस के तेल पर ही अटके हुए हैं, लेकिन एक बात और बता दूं उनके बयान की। उन्होंने अपनी हर स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री की खूब तारीफ की है, दोस्त बताया, कहा भारत में पहले बड़ी अस्थिर सरकारें होती थी, एक नेता आता था दूसरा जाता था, लेकिन अब मेरा दोस्त कई साल से सत्ता में है। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. माय फ्रेंड कह के मतलब ऐसे दोस्त थे तो दुश्मन भले। जब और सही है, मोदी जी सही नहीं मिल रहे हैं इस आदमी से, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि भाई पता नहीं अब क्या बात हुई, कब बात हुई, लेकिन ट्रंप साहब ने जो है वो सारी बात जो है, प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए भाई ट्रंप से जो बात होती है ना, क्योंकि वही बताते हैं कि उनसे बात हुई। यही बोलते हैं कि मेरी बात हुई। और माय फ्रेंड 1999 में आखिरी वाजपेयी जी का जो इलेक्शन 99 से आज 2025 हर सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए 26 साल हो गए। मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल पूरे किए, वाजपेयी जी के 5 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल और मोदी जी के ये तीसरा टर्म शुरू हो गया। तो 6 टर्म से भारत के अंदर 5 टर्म से भारत में स्थिर सरकार चल रही है। कौन से दौर की बात कर रहे हैं कि भारत में हर साल सरकार? इससे पहले के दौर की बात कर रहे हैं, 98 से पहले। माय फ्रेंड पे बोलना चाह रहे थे। नहीं, देखिए माय फ्रेंड को क्या है ना कि असलियत को कैसे पैकेज करके बताना है। ये ठीक बात है कि जून से सितंबर में लगभग 1,65,000 पर डे, 1,65,000 टन पर डे ये घटा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? डिस्काउंट घट के 1 से 2 डॉलर पर बैरल हो गया। यूक्रेन का जो हमला हुआ है वो रशियन फैसिलिटीज पर भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि रिफाइनरी पे हमला हुआ ना, बहुत ज्यादा पर भी हमला हुआ है। और अभी जो तुरंत का ऑर्डर है, ये ऑर्डर बढ़ने जा रहा है। जो भी लेटेस्ट आएगा तो जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट जो रिफाइनर हैं वो ज्यादा बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो लगभग 36 से 40%।
38-39% का मोटा मोटा रशियन ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, वो लगभग बना हुआ है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ये रिडक्शन टेम्पररी है, आप कह रहे हैं। बहुत टेम्पररी, पॉलिसी लेवल पर कोई कमी नहीं आ रही, पॉलिसी लेवल पर कोई कमी नहीं, और हो भी नहीं सकती ना। जब आप रशिया के साथ आर्म्स डील के मामले में, जब आप रशिया के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप के मामले में टिके हुए हैं, तो आप भला क्यों करेंगे? और बार बार जयशंकर जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी हमसे कहा कि आप ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को स्ट्रेंथन करके रखिए, ये वर्ल्ड ऑयल मार्केट के लिए अच्छा होगा। अब लेकिन ट्रंप बोल दिए तो यहां भी तो कोई बोलेगा। ट्रंप के दावे के बाद भारत में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके 5 आरोप लगाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और हमने उनके दबाव में तेल खरीदना बंद कर दिया। बार बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश देते रहते हैं प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी जाती है। मोदी खुद मिस्र के शर्म एल शेख समिट में शामिल नहीं होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का मोदी विरोध भी नहीं करते हैं। वही बात जो वो पहले कह रहे थे, अब उनको एक मौका ट्रंप ने और दे दिया कि जो ट्रंप सब फैसले और ऐलान ट्रंप करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, इसका ऐलान भी अमेरिका करेगा, और तेल खरीदना बंद कर दिया, यह ऐलान भी ट्रंप करेंगे। देखिए, ट्रंप साहब जो कहेंगे, राहुल गांधी को वही भारत के अंदर उस बात को बोलना है जिस बात में प्रधानमंत्री मोदी या भारत की सरकार या भारत देश अगर थोड़ा विचलित हो सके, वही जिक्र राहुल गांधी करते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी ने तुरंत कह दिया, देखो मैं कह रहा था भारत की इकोनॉमी डेड है, ट्रंप साहब कह रहे हैं तो इससे भारत की इकोनॉमी डेड है। उसके बाद राहुल गांधी को तमाम मोर्चों पर पता पड़ा कि भारत की इकोनॉमी कितनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब ट्रंप साहब ने कह दिया कि भाई मैंने कह दिया है रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा, तो राहुल गांधी उस बात का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को हर बार ट्रंप का सहारा लेना या ट्रंप की बात को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि वो खुद अपनी बात रखें, और जब देश की बात आती है तो उन्हें कहना चाहिए कि जब देश के हित की जरूरत होगी तो हम रशिया से भी तेल खरीदेंगे, ये हमारे हित का मामला है, इसमें ट्रंप को दखलंदाजी देने की या किसी दूसरे देश को देने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो निर्णय रहा था कि अभी जब वो ट्रंप साहब ने जब उन्हें इन्वाइट किया था तो वो नहीं गए, वो बेहतर रहा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी चले जाते और सिर्फ ट्रंप के साथ अगर मिल भी लेते 2 मिनट, तो ट्रंप साहब क्या क्या बोलते प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से कि मेरी बात हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुझे ये कमिट कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ट्रंप आजकल किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने जहां तक संभव हुआ वो दूरी बना के रखे, और मुझे लगता है ये ठीक रहा। और आज अभी सरकार का ऑफिशियल बयान भी इस पे आ जाएगा। बट सर, लेकिन वो आप देखें ना, वो अमेरिका का राष्ट्रपति, और वो कह रहा है मेरी बात हुई, मुझसे कहा भारत के प्रधानमंत्री ने। या तो वो झूठा आदमी है, सरासर झूठ बोल रहा है। सर वो तो भारत और जब पाकिस्तान के बीच में जब उन्होंने वॉर रुकवाने के लिए कहा, तब भी तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है प्रधानमंत्री से और वॉर रोकने के लिए मैंने कहा था। उसके बाद जब विदेश मंत्री का बयान आया कि भाई प्रधानमंत्री की तो कोई बात हुई नहीं है, तो वो हर जगह इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को भी सोचना चाहिए कि एक अमेरिका राष्ट्रपति होने के नाते वो कब तक प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से नाम लेते रहेंगे। ट्रंप की बात पर तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी की बात पर बीजेपी का जवाब आया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने उनको एक्स पर ही जवाब दिया है कि अगर मोदी ट्रंप से डरते होते तो पब्लिकली ट्रंप बार बार मोदी इज अ ग्रेट मैन कह के उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते। एक बात। फिर उन्होंने कहा चलिए इस बात को छोड़िए, आपको बताते हैं कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया था जब बात हो रही है कि डर गए या झुक गए। तो उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को रिकॉग्निशन छोड़ दी, वो आज नहीं तो बफर होता चाइना और हमारे बीच में। फिर उन्होंने कहा 1983 में इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना चाहता था भारत के साथ मिलकर, हमारी सेना तैयार थी, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। राजीव गांधी ने भोपाल गैस त्रासदी के अमरीकी कंपनी के जो हेड थे उनको एंडरसन को भारत से जाने दिया। मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद मुंबई में पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप जरा जाग जाइए, ये मोदी का इंडिया है, राजीव का इंडिया नहीं है। वेयर इंडियाज इंटरेस्ट आर नेवर अप फॉर बार्टर। हम भारत के हितों से समझौता नहीं करते हैं, सौदा नहीं करते हैं। ये जवाब बात करने में ठीक है, लेकिन अब यदि आप सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमला करेंगे और कोई आज प्रधानमंत्री पर हमला करेगा तो फिर आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्रियों पर हमला करते। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे देश के? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? या फिर ऐसा करें कि सबको एक साथ खड़ा करके ये कह देना चाहिए कि भाई ये सब लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे थे। सरकारें कैसे काम करती हैं? सरकारें काम करती है कि उस वक्त किस बात की क्या जरूरत है, उस हिसाब से फैसले किए जाते हैं, उस हिसाब से विदेश नीति चलती है। पॉलिटिकली कहने में ठीक है कि आप रोज रोज करते रहे कि, और हर बात का जवाब ये नहीं हो सकता ना कि मोदी जी पर या प्रधानमंत्री पर, आज के प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी कोई आरोप लगाए तो जवाहरलाल नेहरू पर आ जाए आप। ठीक है, सब वक्त में देखिए हर प्रधानमंत्री, हर सरकार अपने हिसाब से देश हित में जो जरूरी होता है वो करता है, और कई बार गलती भी होती है। प्रॉब्लम ट्रंप के साथ क्या हो रही है, और ये हमेशा हो रही है कि ट्रंप कुछ भी कह देते हैं,
हमारे यहाँ उम्मीद ये होती है कि भारत सरकार इसका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करे। अब ये पूछा जा रहा है मोदी जी ने फोन किया था क्या मोदी जी ने ट्रंप से कहा हम तेल नहीं उसका जवाब देना, वो मैं कह रहा हूं। अब यहाँ सरकार के से ये पता लगता है कि किस किस बात का जवाब दिया जाता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पे को लेकर के जो अमेरिका की तरफ से बयान आया था, उसको भारत की सरकार ने इतना इनक्रेडिबल माना ही नहीं कि एक अधिकारी जो है एमईए का एक अधिकारी उसको जवाब दिया। उसके बाद जयशंकर जी ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री ने जब संसद में बहस हुई तब जाकर के खुले तौर पर बोला। इसके बावजूद भी आप बार बार आप आरोप लगाते हैं तो ये बचकानी आदतें हैं। दूसरी बात, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी डरने, कम से कम दुनिया के अंदर कोई देश आज के दिन में ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का बयान जरूर है। और जब विजय जी बात कर रहे हैं कि भाई उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय की सरकारों ने काम किया, अब उसको बार बार गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कई बार गिनाने की वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है विजय जी, क्योंकि आपने नेहरू को और पूरे गांधी परिवार को आपने इतना बड़ा बना दिया है कि उसमें आप कोई गलती ढूंढने के लिए जाते ही नहीं है। ये क्या सच्चाई नहीं है कि 15 अगस्त 1948 को माउंटबेटन ये पत्र लिखते हैं? वो पत्र ये लिखते हैं कि हमारे कहने से आप सिक्योरिटी काउंसिल में लेते के चले गए। अब आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो कह रहे हैं, पत्र में कह रहे हैं माउंटबेटन की मेरे कहने से आपने ऐसा काम कर दिया, अब आपकी बड़ी किरकिरी हो रही है, मुझे भी गालियां पड़ रही हैं, मैं जान रहा हूं कि इस समय आप अकेले हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों यदि उदाहरण यदि आप खोदेंगे तो ऐसे दर्जनों। सर ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो आरोप लगाएंगे आप आरोप, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं ना कि पॉलिटिक्स का ही है। मेरा सवाल ये है, जो ट्रंप बोल रहे हैं हर बार भारत सरकार को उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। देखिए आज के दिन में पूरी डिप्लोमेसी में ट्रंप की डिप्लोमेसी क्या है? ट्रंप ट्विटर से डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दुनिया में आज तक या अमेरिका में भी किसी भी प्रेसिडेंट ने इस प्रकार से डिप्लोमेसी नहीं किया था जो ट्रंप कर रहे हैं। उस पर प्रतिदिन कोई भारत का नेतृत्व यदि उस पर अपना बयान दे, मुझे लगता है कोई वाजिब नहीं है। अब जरा पड़ोस की बात कर लें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात अभी भी बने हुए हैं। पाकिस्तान जिस तरह भारत के सामने हर युद्ध में सरेंडर करता है, अब मुनीर की फौज ने तालिबान के सामने भी वैसे ही हथियार डाल दिए और उसके कल प्रमाण आ गए। कल पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के काबुल और स्पिन बोल्डाक में बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई। इसमें कई सिविलियंस मारे गए, आम नागरिकों की जान गई। फिर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, वो जमीन से मारता है, लेकिन फिर भी पेशावर में ड्रोन से भी हमला किया इस बार तालिबान ने। ड्रोन हमले में एक प्लाजा में एक कमरे को, एक स्पेसिफिक कमरे को उसने टारगेट किया। कल से ये वीडियो बहुत चल रहा है ये बताने के लिए कि तालिबान के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि एक बिल्डिंग में एक खिड़की में अगर बम गिराना है तो वो गिरा सकता है। अब इसके बाद पाकिस्तानी फौज बिल्कुल सीक्रेट ऑफिस के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल करती थी जहां पर यह हमला हुआ, और जैसे पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब फिर खबर आई कि दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर हो गया, लेकिन उससे पहले बीती रात, इससे पिछली रात खूब जबरदस्त सीमा पर गोलीबारी हुई है और कई चौकियों पर फिर कब्जा करने का तालिबान ने दावा किया। ये कहा हम चौकी लौटाएंगे भी नहीं। कई तस्वीरें ऐसी आपको नहीं दिखाई जा सकती, जैसे पाकिस्तानी सैनिकों के शव पड़े हुए हैं, शव घसीट कर तालिबान वाले जो हैं वो लेकर के जा रहे हैं। बहरहाल कल शाम 6:30 बजे ये सीज फायर लागू हो गई 48 घंटे के लिए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल ने अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपना अग्रेशन दूर रखना पड़ेगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान ने आग्रह किया था। अच्छा, ये बात भी चल रही है कल से। उनके टैंक उठा के ले गए हैं। हाँ जी, टैंक ले आए हैं, और टैंक, वो वीडियो हैं, वो अगर होंगे तो मैं आपको दिखवाता हूं। पाकिस्तान के टैंक जिस पर झंडा लगा है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है टैंक पर, और उसको लेकर के तालिबान वाले अफगानिस्तान के अंदर ले गए और अपना झंडा उसके ऊपर सामने जो है अपना झंडा टांग दिया। ये पाकिस्तान की चौकियों की तस्वीरें जो अभी आपको दिखाई दे रही हैं। इतनी बुरी तरीके से तालिबान ने उनको मारा है। ठीक है कि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है तो वो बॉम्बिंग कर देता है जाकर के, लेकिन फिर ये जमीन से खूब ऐसा बदला लेते हैं कि उसका जवाब पाकिस्तान की फौज के पास फिलहाल नहीं है। शायद इस तस्वीर में आपको वो टैंक वैंक सब जो हैं वो नजर आ जाएंगे। तो ये वहां पर हालात चल रही है। बात ये हो रही है कि भारत को इससे क्या सीखना चाहिए। तालिबान ने जैसे ही सीज फायर हुआ
तालिबान ने तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया कि सीज फायर की पेशकश की मांग जो है ये पाकिस्तान की तरफ से आई थी और हमने 48 घंटे के लिए सीज फायर मान लिया है और शर्त यह है कि पाकिस्तान भी इस बीच में कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये सीज फायर हम पाकिस्तान के कहने पर कर रहे हैं। तो कल से मैं देख रहा हूं बहुत सारे सीनियर डिफेंस रिलेटेड हैंडल्स भी कह रहे हैं कि कतर और सऊदी अरबिया से उनके कहने पे, पिछली बार भी हमने उनके कहने पे रोका था, क्योंकि नैरेटिव वॉर कैसे में आगे कैसे रहना है, ये इस प्रकरण से जो है ये भी हम लोगों को सीखना चाहिए कि तालिबान ने तुरंत कहा पाकिस्तान के कहने पर रोकना है, हमने तो बहुत मारते हैं। देखिए, और पाकिस्तान की अब हालत कैसी है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो कह रहे हैं कि भाई भारत प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और भारत के समर्थन से अफगानिस्तान हम पर हमले कर रहा है। आपकी हैसियत आप देखिए, आप भारत से लड़ने की सोचते हो, अफगानिस्तान आपको दौड़ा दौड़ा कर फील्ड में मार रहा है, आपके टैंक लेकर जा रहा है, आपकी चौकियों पे कब्जा हो रहा है और आप भारत से लड़ने क्या ख्वाब देख रहे हो, आप भारत को परमाणु धमकी देते हो। मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान ने ऐसी जगह युद्ध छेड़ दिया या ऐसे अफगान के लोगों को छेड़ दिया है कि अब पाकिस्तान का चैन से बैठना संभव नहीं। वहां पर आने वाले दिनों में ये 48 घंटे का सीज फायर का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन ये 48 घंटे के बाद कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके पास एयरफोर्स है, वो ऊपर से बम गिरा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरीके से ट्रेंड है लड़ाई के मामले में, उनके जो गोरिल्ला वॉर में, पाकिस्तान को अब वो देखना है। सर, इसमें जो एंगल चल रहा है ना चर्चाओं में, वो ये है कि ये सब पाकिस्तान से अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाहिए बागराम का एयरबेस और उसको एक बहाना चाहिए कि मैं तालिबान को कैसे मारूं दोबारा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब ट्रंप एक बार फिर से अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए एक भूमिका बनाने के तौर पर कर रहे हैं और पाकिस्तान तो मतलब भाड़े का टट्टू है, कुछ भी करेगा करने के लिए? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, ये साजिशी सिद्धांत के तौर पर चल रहा है और जिस तरह से एकदम दंडवत है पाकिस्तान, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप अफगानिस्तान में एंटर करेंगे दोबारा, ये मुझे बहुत दूर की कौड़ी लगती है। एयरबेस तो मांग रहे थे वो मांगना अलग बात है। ट्रंप उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां वाले हैं, ये उसके बाद वाला जब गड़बड़ाए तो फिर भाग जाइयां वाले हैं, वो कहीं टिके नहीं हैं, इसको समझिए जरा। और अफगानिस्तान में किस तरह के नाको चने चबाने पड़े थे अमेरिकी फोर्सेज को, वो सबको ध्यान में है। इतना रिसोर्स लगाने की स्थिति में नहीं है। जो यूएसए शटडाउन की स्थिति में है, अभी तक उनके ढेर सारे डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को टेम्परेरी लीव पर भेज दिया गया है, जो उनके जरूरी काम है उसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बजट का प्रोविजन नहीं हो पा रहा है, सीनेट में उसको पास नहीं करा पा रहे हैं। तो इस वक्त वो एक तरह से कहें कि ऐसी सरकार है जो चल नहीं रही। मैं आपको बताऊं, ये बात इसलिए हो रही है कि ये वजह नहीं समझ में आ रही कि ट्रंप जब भारत के साथ, आसिम मुनीर जब भारत के साथ ऑप सिंदूर जारी है, ऐसी सूरत में है, तो वो एक दूसरा मोर्चा क्यों खोलेगा? उसने एयर स्ट्राइक की शुरुआत तो वहीं से हुई ना, जब इन्होंने काबुल में एयर स्ट्राइक की टीटीपी के लीडर को मारने के लिए। देखिए, वो शुरुआत तो वहां से हुई जब टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में उनको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद उनकी फोर्सेज ने हमला किया और 30 लोग मारे गए, वहां से ये शुरुआत हुई। उसकी वजह से जो रिएक्शन था वो बढ़ता चला गया बॉर्डर पर और फिर वो युद्ध की स्थिति हो गई। ये कोई प्लान वाला मसला नहीं था और पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि वो प्लान करके कोई लड़ाई करे। और अफगानिस्तान के साथ वो वैसे भी अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो उसको तो बड़ा नुकसान होने वाला, वैसे उसके बॉर्डर से वो घुस आते हैं, उनको रोकने की स्थिति नहीं। तो अमेरिका बहुत कुछ स्ट्रेटेजिकली कर रहा है, ये मैं नहीं मानता हूं। जैसे मैं ये भी नहीं मानता हूं ये जो गाजा पीस प्लान है, नेतन्याहू ने साफ साफ फुट डाउन कर दिया था, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। उसके बाद ट्रंप को लगा कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, वो उसके साथ वहां की खबर भी आपको देंगे। अब तक 60 लोगों को हमास मार चुका है जब से ये सीज फायर वहां पर हुआ है और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अब इस मूड में आ गए हैं कि इनकी जो एड शुरू हुई थी वो एड भी रोक दो, क्योंकि शव नहीं लौटाए अभी तक हमास ने। अब बात करते हैं उस खुदकुशी कांड की जो गहराता ही जा रहा है और इसकी तहें कहां जाके रुकेंगे कोई नहीं जानता। हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या की, फिर उन पर आरोप लगाकर एक एएसआई संदीप लाठर ने, उन्होंने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब इसमें दो बड़े अपडेट आए हैं। पहला यह कि आईपीएस पूरन की पत्नी जो आईएएस अफसर हैं अमनीत कौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और दूसरा आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पहले से जांच चल रही थी, यह अब साफ हो गया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप भी था। एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार पर एक वीडियो बनाकर एक सुसाइड नोट के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसी गैंगस्टर का नाम लेकर के कहा कि उससे 50 करोड़ रुपए की डील थी उसको किसी मुकदमे से निकलवाने की। इस आरोप को लगाने के बाद एएसआई संदीप लाठर ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनके परिवार ने पूरन कुमार की पत्नी, उनकी विधायक साले और गनर पर
एफआईआर दर्ज करने की मांग की और परिवार ने कहा था कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक संदीप का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कौर, पूरन कुमार के विधायक साले अमित रतन और जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज संदीप लाठर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बात, अब आपको याद होगा कि एक हफ्ते तक नहीं अंतिम संस्कार हो पाया था आईपीएस पूरन कुमार के शव का, क्योंकि वो फैमिली भी यही मांग कर रही थी कि नामजद एफआईआर हो, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो, तब हम जाकर के इनका अंतिम संस्कार करेंगे। 7 दिन तक मॉर्चरी में उनका शव जो है वो रखना पड़ा था। फिर कोर्ट गई पुलिस, कोर्ट ने इनको नोटिस इशू किया, उस बीच में इन्होंने हामी भर दी थी। लेकिन डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया, एक और एसपी आईपीएस अफसर जो हैं रोहतक के एसपी, उनको तबादला कर दिया गया और इनके सब के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई। वही इस केस में भी हुआ, उस परिवार के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई। लेकिन आप भी सब जानना चाहते होंगे कि मूल मुद्दा क्या है। 2 पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली तो कोई बहुत बड़ा मामला है, दोनों को किसी बात का डर था या किसी से डर था। अब इस मामले में एक व्यक्ति सामने आया, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। ये व्यक्ति वो है जिसका नाम आया इस पूरे मामले में कि इससे आईपीएस पूरन कुमार के पीएसओ गनमैन सुशील कुमार जो जेल में है, उसने 2.5 लाख रुपए मांगे और वो 2.5 लाख रुपए उसको लिंक करने की कोशिश आईपीएस पूरन कुमार से की जा रही थी, ऐसा उनको लगा होगा और उन्होंने दाग न लगे मेरी वर्दी पर, इसलिए आत्महत्या कर ली। ये व्यक्ति पहली बार सामने आया है और ये अपना बता रहा है, अपना वर्जन दे रहा है। क्या इससे आईपीएस पूरन कुमार ने या उनके गनमैन ने 2.5 लाख रुपए मांगे, इस पर किस बात का दबाव बनाया जा रहा था, आप सुनिए। छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है, वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए। हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और हम ये चाहते हैं जी सत्य आधारित जांच हो। अब ये व्यक्ति कह रहा है सुशील कुमार ने उससे 2.5 लाख रुपए मांगे। सुशील कुमार आईपीएस का गनमैन था। ये इसका पूरा वर्जन ये है, इनका ट्रांसफर कर दिया गया आईपीएस का। ये रोहतक रेंज के आईजी थे आईपीएस पूरन कुमार, इनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये गाड़ी में सुशील कुमार अपनी पीएसओ के साथ रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी रोक के सुशील कुमार को हिरासत में लेता है कौन? एएसआई संदीप लाठर, जिन्होंने खुदकुशी कर ली बाद में। वो उसको हिरासत में लेते हैं इसी आरोप में जो ये व्यक्ति बता रहा है कि तुमने 2.5 लाख रुपए की किसी से एक्सटॉर्शन मनी लिया है, और आईपीएस के सामने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर चले जाते हैं। बताया जाता है इस बात से अब साथ में थे आईपीएस पूरन कुमार कि मेरे गनमैन को मेरी मौजूदगी में इन लोगों ने उठा लिया तो मेरे को किसी ना किसी केस में ये लोग फंसाएंगे। अब ये व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है इसका जवाब देने के लिए अब आईपीएस पूरन कुमार तो रहे नहीं, उनके परिवार ने अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं है। लेकिन एक यही व्यक्ति है जो सामने आकर बताया, जो इस पूरे केस का एक कम से कम एक हिस्सा है, जो कुछ बात कह रहा है। सर, इस पर पहले चर्चा हुई थी, मतलब ये सामने अभी बयान के तौर पे नया आया है, लेकिन ये किस्सा पहले था कि 2.5 लाख रुपए महीने की, अच्छा पर मंथ की वो थी कि दिया जाएगा वहाँ पर शराब के कारोबारी से। इसको लेकर चर्चा हुई थी और वो जो गनर को अरेस्ट किया उसका प्रेशर था। ये सारी बात उस समय आई थी। ये सुशील कुमार अब पहली बार सामने आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों लोगों पर आज दोनों ही लोग नहीं हैं, तो संदीप लाठर भी नहीं है और पूरन कुमार भी नहीं है। लेकिन इससे ये बात ज़रूर है कि पूरे हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और बहुत बड़ा करप्शन का हिस्सादारी चल रही है। समझे? अब इसका जवाब कैसे मिलेगा, इसकी जांच कौन करेगा, कौन नहीं करेगा? मुख्यमंत्री जी को या और जो लोग हैं उनको इस पर करना चाहिए। दूसरी बात इसमें जो मुझे हरियाणा से पता चली कि वो राजनीति भी आ गई है, दलित और जाट वाली राजनीति नहीं, इसको लेकर पहले भी कि भाई जो प्रेशर बन रहा था, जो पूरन कुमार ने पहले कहा कि दलित को लेकर, हालांकि हम लोग कहते हैं भाई दलित राजनीति का आप हिस्सा बना लेते हैं। तीसरा हिस्सा है कि जो उनकी पत्नी है पूरन कुमार की, वो आईएएस है, तो वो आईएएस वर्सेस आईपीएस का झगड़ा भी वहाँ पर बहुत सारा हो रहा है। तो बहुत सारे क्रिस क्रॉस वहाँ पर चल रहा है और इसकी एक बड़े लेवल पर जांच हो मेरे हिसाब से, और बड़े लेवल पर ये ट्रांसफर सब कुछ हो, तब ये सब कुछ सामने आ सकता है। कोई बात और नहीं पता लगी हो
नहीं, मुझे लग रहा है कि अब इस मामले में केंद्रीय मतलब भारतीय जनता पार्टी और गंभीरता से इसको ले रही है। और खबर ये है कि नड्डा जी ने कल रात को सीएम से बात की इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है। और इस बात की संभावना है कि शायद 1-2 दिन के अंदर ये मामला सीबीआई को जा सकता है पूरी जांच करने के लिए। खबरें तो ये भी है सर कि अब इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट जो भी हुआ है वो सब मैनेज खट्टर साहब कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है कि उसने जो जाट ने सुसाइड कर लिया, अब जाट बना दलित हो गया, अब जाट करे कि हम महापंचायत करने वाले हैं, दलित पहले कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि बिहार में चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देश के अंदर इस तरीके से जाट बनाम दलित का मामला हरियाणा में शुरू हो, पहले भी जाटों ने आंदोलन किया था, तो इसको बड़ा मामला न बढ़े, इसलिए कल नड्डा जी ने बात की और सीएम से कहा है कि इस मामले को तत्काल देखा जाए किस तरीके से कंट्रोल करना है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें पूरी नजर, और मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिन के अंदर इसमें बड़े डिसीजन हो सकते हैं। आइए दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस राहुल गांधी पहले दलित फैमिली से मिले, फिर भूपेंद्र हुड्डा जाट परिवार से जाके मिले, मुख्यमंत्री सैनी दोनों परिवारों से जाके मिले। भूपेंद्र हुड्डा ने तो नाराजगी जाहिर की थी राहुल गांधी जी जब वहां आपने क्यों एक पक्ष ले लिया? क्यों एक पक्ष ले लिया? लेकिन तो पीछे खड़े थे राहुल गांधी जब थे, मिलने गए थे पूरन सिंह के परिवार से, तो दीपेंद्र हुड्डा तो पीछे खड़े थे। कुमारी शैलजा थी। नहीं, पीछे थे। उस वक्त तक संदीप लाठर ने आत्महत्या नहीं की थी। नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर संदीप लाठौर को कौन सा उकसावा था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की? ये आत्महत्या हुई है या नहीं हुई है, कुछ और इसके पीछे जो आदमी मर गया उसकी प्रताड़ना से थोड़ी आदमी दुखी होकर आत्महत्या कर लेगा। मैं वही सोच रहा, ये कन्विंसिंग नहीं। बिल्कुल ठीक सर, चलें इस पर हम लोग और खुदाई करेंगे, निकालेंगे कुछ ना कुछ खबर इसके पीछे की। भोपाल का आपको एक किस्सा बताते हैं इंटरेस्टिंग। भोपाल में कल किसानों के मुद्दे को लेकर एक बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है जीतू पटवारी, अब ये अचानक कांग्रेस कार्यालय से करीब 50 कार्यकर्ताओं को और कुछ किसानों को लेकर और धान की बोरी को कंधे पर लादा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो रास्ते में बैरिकेड और पुलिस की जीपें भी लगी हुई थी। जीतू पटवारी रुके नहीं, कंधे पर बोरी टांगी हुई थी और घर पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान के। इनका इच्छा क्या थी कि शिवराज सिंह चौहान एम्बैरेस होंगे, ये खबर बनेगी कि देखो मैं किसानों को लेके जा रहा हूँ, अब बोरियां लेके जा रहा हूँ और ये किसानों को रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी बहुत ही ज़्यादा मजे हुए प्लेयर हैं, वो घर के बाहर ही आ गए। उन्होंने कहा बताइए क्या दिक्कत है आपकी। पर ये घर तक पहुंचे उससे पहले वो घर के बाहर आ गए और प्रतिनिधि मंडल को अपने साथ फिर अंदर लेकर के गए। जीतू पटवारी को भी अंदर लेकर आइए, अंदर चल के बात करते हैं। खबर है कि फिर जीतू पटवारी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। मोदी गारंटियां थी, एक पूरी नहीं हुई। अभी 8 किसानों ने आत्महत्या की 2 दिन में। मैंने उसका आंकड़ा उनको दिया और कहा कि 20,000 रुपया पर किसान को सहायता करो, देश से करवाओ नहीं तो प्रदेश से करवाओ। प्रदेश के पास पैसे नहीं तो कर्ज लेके करो, क्योंकि कर्ज लेके आइए राजनीतिक रूप से इवेंट तो होते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, विज्ञापन होते हैं, इवेंट होते हैं, हेडलाइन होती है, तो किसानों के लिए कर्ज क्यों नहीं? जीतू पटवारी जी तो विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी चर्चा है, युवा नेता हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ऐसे फंसा लेना स्टंट में, ये इतना आसान काम नहीं है त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, जीतू पटवारी अच्छा है, ये सब कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो वो वाले हैं ना, कहीं भी ज़मीन पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे तो या तो भाई हैं, या तो बहनें हैं, या तो भांजे हैं, तीसरा कोई है नहीं वहाँ। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या, और वो लेकर गए तो वो लोग कह रहे हैं कि धान ही पूरा था कि कुछ और भी तो नहीं था, कि वो जिस तरह से धान की बोरा लेके जा रहे थे, हम लोग भी थोड़ा बहुत, अब तो लंबा समय हो गया, नहीं तो धान की पूरी इतनी बड़ी बोरी उठाना ये इतना आसान काम नहीं होता। उसमें भूसा कितना था, धान कितना था, चावल कितना था, ये भी जरा सोचना पड़ेगा। लेकिन शिवराज जी ने क्या किया, शिवराज जी ने कहा बिल्कुल आइए, बोरी यहाँ रखिए, अंदर चलिए चाय पीजिए, जो है वो सब हम करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान, कई बार ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सबसे बड़ा आरोप क्या लगता है, वो सत्ता में आते ही, कुर्सी मिलते ही अहंकारी हो जाते हैं, उनका अहंकार चरम पे होता है, उनके गेट पर ताला लग जाता है, उनको डर लगता है कहीं उनकी कलफ वलफ न टूट जाए, सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो जाती। आपको नेता के तौर पर व्यवहार करना शिवराज सिंह चौहान से सीखना चाहिए। और जीतू पटवारी बाइट वाइट भले दे लें, लेकिन अंत में यहां भी वो हुआ, वो हिस्सा भी दिखाना चाहिए जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मजे से बुलाया उनको, कहा कि कोई बात नहीं, हम वो करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसको आगे ले जाएंगे। तो कृषि मंत्री के तौर पर इतना बेहतर चयन
वो शायद नहीं हो सकता था। मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ही था, कृषि मंत्री के तौर पर एक बहुत शानदार इसके बारे में थोड़ा समीर जी के पास और अंदर की खबर होगी, ये भी बता देंगे अंदर चाय कौन सी रेड लेवल की पिलाई थी। नहीं, वैसे जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के संबंध हमेशा अच्छे रहे, दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष पहले राऊ से विधायक थे और उस समय वो खूब, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो वो खूब विधानसभा में प्रश्न उठाते थे। और बाद में जब कमलनाथ की सरकार आई और जब जीतू पटवारी मंत्री बने थे उस समय, तब भी वो शिवराज सिंह से मिलने गए थे और कहा था कि भाई मेरे लायक कोई भी आप काम होगा तो आप बताइए आपके क्षेत्र में। दोनों किसानों की राजनीति करते रहे। शिवराज सिंह चौहान का एक अपना अलग कद रहा है, लेकिन जीतू पटवारी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करके कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा काम है उनका उस क्षेत्र के अंदर। और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बुला के बढ़िया चाय पिलाई है, उनसे बात की होगी, प्रदेश की जानकारी की खबर भी ली होगी कि भाई क्या चल रहा है, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, कमलनाथ क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर क्या है। अच्छा, ये सब बातें भी हो जाती हैं, बिल्कुल होती है आराम से। और उन्होंने पूछा कोई भी आज के आपके कमलनाथ कहाँ है, दिख नहीं रहे, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं आजकल। तो जीतू पटवारी ने कांग्रेस की राजनीति भी बताई होगी। है कहाँ वैसे आजकल कमलनाथ जी? तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। कमलनाथ जी तो उस समय भी नहीं आए जब इतना बड़ा कांड छिंदवाड़ा में जब सिरप का हो गया था, जो सिरप को लेकर बच्चे मरे, उसके बाद भी नहीं आए, उनके बेटे भी नहीं आए। कह रहे कमलनाथ सिंह जी अभी आजकल विदेश में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं विदेश में, और बेटे अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, कहते रिजॉर्ट भी है बिल्कुल। और कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति से पिता पुत्र का मोह लगभग भंग हो गया है। संभावना है कि बेटा शायद कांग्रेस से अलग रास्ता अगले चुनाव में अख्तियार कर सकता है। चलें ठीक, आप दो अच्छे से उन्होंने, शिवराज जी ने उनको बड़ा प्यार से बैठा के चाय वाय पिलाई और देखा भी कि क्या है उसमें। वो क्या क्या दिखा था नहीं दिखा था मुझे पता नहीं। और शिवराज जी का भी ध्यान होगा, पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो वो ट्रैक्टर पर बैठ घुटनों तक चले गए थे हाँ, और घुटनों तक पानी में। लेकिन मैं हर्ष जी को कहूंगा कि उनकी तारीफ ज्यादा करना शिवराज जी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कम में कहिए, ज्यादा समझ में। आगे बढ़ते हैं, कुछ दो अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बता देते हैं। हमास और इजरायल के बीच क्या फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, ये पूरी दुनिया में चिंता है। शांति समझौता तो हो गया, लेकिन हमास अब आम लोगों को मार रहा है। हमास ने इजरायली सेना के लिए जासूसी के इल्जाम में 60 फिलिस्तीनियों की नृशंस हत्या की है, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं, सर पर गोली मारकर नीचे बैठाकर पब्लिक के बीच में। ये 2-3 बार हो चुका है। अब कुछ लोगों को तो बताते हैं फांसी पर लटका दिया, सरेआम खुलेआम सड़क पर गोली मारने का एक और वीडियो आ गया है सामने। हमास लोगों को यह मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि अगर इजराइल का साथ दिया तो मरोगे। उधर इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास अगर शर्तें नहीं मानेगा तो हम फिर से लड़ाई शुरू करेंगे और हमें इसमें देर नहीं लगेगी। अब इसमें अपडेट ये है, प्रोफेसर साहब भी मुझे बता रहे थे, इन्होंने बात हुई थी शायद 28 लोगों के शव लौटाएंगे हमास वाले, इन्होंने लौटाए 4 लोगों के शव, और उनकी भी अभी शायद डीएनए टेस्टिंग वगैरह होगी कि वो भी उन्हीं की बॉडीज हैं कि नहीं जिनका क्लेम किया जा रहा है। एक की तो बॉडी को लौटा ही दिया, ये वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कह रहे हैं डील पूरी नहीं हुई, पहले चरण का समझौता पूरा नहीं हुआ, हमें बाकी 24-25 शव चाहिए। और हमास की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन शवों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गाजा ही पूरा बर्बाद हो गया है, तो वो शव कहां थे, उसके ऊपर मलबा आ गया, क्या हो गया, वो आइडेंटिफाई करने में और निकालने में बहुत लोग लगेंगे और बड़ा लंबा प्रयास लगेगा, टाइम लगेगा। तो वो मुझे तो नहीं लगता, जितना मैं पढ़ रहा हूं सर, कि वो शर्त वो पूरी कर सकता है। तो क्या लड़ाई इस बहाने लड़ाई शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि लड़ाई आज नहीं तो कल शुरू इसलिए होगी क्योंकि हमास अपने आप को डिसआर्म करने से बिल्कुल मना करेगा, वो कतई नहीं चाहेगा। वो अच्छी तरीके से जानता है कि हम यदि डिसआर्म कर लेते हैं तो इजराइल का पूरी तरीके से फिजिकल कब्जा, जो इजराइल की इच्छा है कि हम गाजा को पूरी तरीके से फिजिकली अपने कब्जे के अंदर ही रहें। कई बस्तियां बसा दी हैं जो अरब्स के हैं, अरब मुसलमानों के बीच में इजराइल ने अपनी बस्तियां बता दी हैं, और वहां की डेमोग्राफी को वो चेंज करना चाहता है। उसको पता है कि जब तक हम डेमोग्राफी चेंज नहीं करते हैं तब तक वहां पर हमारा होल्ड उतना हमेशा नहीं। वैसी स्थिति में हमास जो है वो कभी भी अपने आप को डिसआर्म नहीं करेगा। टूटना ही टूटना है, आप मान रहे हैं? आज नहीं तो कल ये टूटेगा ही टूटेगा। और नेतन्याहू के कैबिनेट के अंदर भी इस बात के लिए बहुत रोष है, कुछ सदस्यों ने रोष व्यक्त भी किया कि भाई आपने ये समझौता क्यों मान लिया, जब इतनी बातें हो गई थी, हमारे इतने 100 गिर गए हैं। देखिए इजराइल, हम तो और आप 1-200 पर नहीं बौखलाते हैं, लेकिन इजराइल के अंदर यदि एक मौत होती है तो फिर इसका मतलब है कि वो पूरा देश उबाल पर होता है। इतने सारे बंधकों में से इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, उनकी शवों को देखने के बाद भी लोग वहां के, आप मीडिया रिपोर्टिंग आप पढ़ेंगे तो लोग लगता है उसके बहुत खिलाफ है और आक्रोशित है, गुस्से में शवों को देखने के बाद। आप जरा यूक्रेन वॉर का हाल भी आपको बता देते हैं। क्या अमेरिका
यूक्रेन को घातक टोमाहॉक मिसाइल्स देने की तैयारी कर रहा है। ये चर्चा हमने कल भी की थी, लेकिन आज ट्रंप ने यह बात कह दी है। क्या अमेरिका अब सीधे रूस यूक्रेन की जंग में एंट्री करेगा? अगर वो ये हथियार देता है तो इसका सीधा मतलब पुतिन कह चुके हैं कि फिर आप इस जंग को एक टर्निंग पॉइंट पर ला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर रूस जंग खत्म नहीं करता है तो अमेरिका यूक्रेन को ये लंबी दूरी की मार करने वाली टोमाहॉक मिसाइल्स देगा। और ट्रंप के इस बयान पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिमित्री मेदवेदेव शायद इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं को कहा था बेवकूफ आदमी ट्रंप ने। इन्होंने कहा है कि रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की सप्लाई सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। आपको बता दें कल यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और वो ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। छोटा सा बयान है मेरे पास ट्रंप का, सुनाता हूं आपको। I mean, I have the president coming in on Friday, and I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have tomahawks. Everyone else wants them. And सर, आपको कोई भी काम करवाने के लिए, किसी से मनवाने के लिए, चाहे ट्रंप जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई कार्ड होना चाहिए हाथ में। अब इनकी पुतिन के ऊपर कोई कार्ड नहीं चल रहा। अब क्या ये दबाव काम आएगा कि तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं दूंगा इसको मिसाइल? पुतिन का जो बिहेवियर है आपने देख लीजिए ना, कि अलास्का में भी जो बात हुई उसके बाद लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और पुतिन उस तरह के मुखिया में से नहीं है किसी देश के कि जो इस तरह के डर से आएंगे। और उनकी तो सारी लड़ाई यूक्रेन से नहीं है ना, अमेरिका से अमेरिका से है, नेटो से है। तो वो लड़ाई को इस तरह से नहीं हो रहा है। और टॉम हॉक को यदि वो दे देंगे, क्योंकि ये ट्रंप साहब अगर कह रहे हैं पहले, अच्छा हर दिन बदलते हैं ना, इसलिए किस बात पर आप कमेंट चाहते हैं? अभी उन्होंने कहा था नेटो को और यूरोपियन यूनियन को कि भाई हम कुछ नहीं लड़ेंगे इसमें, आपको खरीदना है तो हमसे खरीद लीजिए। हथियार तो दे ही रहे हैं ना। नहीं, लेकिन बेच रहे थे। उनका बेचेंगे अब फिर के रखा है तो वो किस तरह से लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन यदि हमास और रूस को एक साथ मत जोड़ कर देखिए, वो तो ठीक है। नहीं, वो ट्रंप साहब के लिए मैं कह रहा हूं। वो समझ रहे हैं कि जैसे हमास को मनवा लिया वैसे पुतिन को भी मनवा लेंगे और इससे बात बढ़ेगी, कोई कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि पुतिन डर जाएंगे कि भाई टॉम हॉक दे दी है मिसाइल्स और अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। वो किस तरह से जाते हैं यूक्रेन, अब वो प्रेसिडेंट वहां से आ रहे हैं, जेलेंस्की आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई बात तो उनको कहनी पड़ेगी। ये एक्चुअली जो मिसाइल मांग रहे हैं, एक तो बड़ी प्रिसाइज मिसाइल है, और 1000 मील किलोमीटर में 1500 किलोमीटर से ज्यादा की मार करेगी। इतने लंबी दूरी का बहुत टेस्टेड मिसाइल यूक्रेन, हाँ जी बिल्कुल, यूक्रेन के पास है नहीं। तो जेलेंस्की इस बात को चाहते हैं और जेलेंस्की ये चाहते हैं कि अब आप पुतिन को जोर से ही हरा सकते हैं, मतलब प्रहार करके ही परास्त कर सकते हैं। बहुत आपने डिप्लोमेसी भी कर ली और बाकी सब कर लिया, किनारे पे खड़े होकर के भी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। अब लड़ाई में आपको बीच में आना पड़ेगा। आप कर नहीं रहे हैं ना, आप सोवरेन नेशन के साथ डील करने का तरीका डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आता है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस टेबल की तरह डील करते हैं कि चलो ये करेंगे, ये वाला तुम्हारा डील रहा, ऐसे नहीं होता है। एक सोवरेन नेशन के साथ आप डील करते हैं, उसका तरीका अलग होता है और इसीलिए वो किसी भी समझौते पर उस तरह से नहीं पहुंच पाए। इसीलिए वो ईरान के साथ भी किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। इसीलिए रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पाए। और अगर यहां आप देखें तो हमास अंडरग्राउंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा है और ये एक सोवरेन नेशन के हेड है पुतिन, जिनके साथ और कई देश खड़े, उनके लिए मुश्किल हो जाए। इनसे पूछा गया हमास लोगों को मार रहा है तो इन्होंने ये जवाब दिया ट्रंप ने, हाँ मैंने सुना वो कुछ गैंग्स को मार रहा है। कोई बात नहीं। एक बात में बताइए, क्या जर्मनी के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है? क्या ब्रिटेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है? इन सबों के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इसके बावजूद भी ये नहीं भिड़ रहे हैं रसिया से। तो ये भी समझते हैं कि फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। आज समय इतना ही था। प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।